Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is Unit 5 from our book Social Studies. SST की Unit 5 करने वाले हैं हम आज से स्टार्ट और यहाँ पे हमें लर्नर्स असेसमेंट के बारे में पता चलेगा. हम जानते हैं लर्नर असेसमेंट होती क्या है, कैसे हम कर सकते हैं लर्नर्स असेसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपसे बात करूँ यूनिट 5 की, तो हमारे यहाँ पे कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर गिवन हैं. फर्स्ट चैप्टर है हमारा CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव वेज टू इवेल्युएट लर्निंग. लर्निंग के लिए डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे हम पूरा टेस्ट के बारे में जानेंगे. और यहाँ पे आप जानोगे कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन क्या होती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का क्या है, तो इसकी पूरी डिपिक्शन मैं आपको दूंगी. नेक्स्ट आती है हमारा फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर. यहाँ पे ब्लूप्रिंट के बारे में आप जानोगे और हाउ टू डिजाइन. ब्लूप्रिंट के साथ साथ अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी आप देखोगे कि आपको ब्लूप्रिंट कैसे डिजाइन करना है और उसके अचीवमेंट कैसे रिकॉर्ड की जा सकती है. नेक्स्ट आर एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च क्या होती है, कहाँ प्रयोग में ला सकते हो आप इसे, क्या प्रोसीजर है एक्शन रिसर्च का, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे कक्ष में एक्शन रिसर्च परफॉर्म कराने के. ये हमारा फोर्थ चैप्टर है. आज से हम यूनिट 5 स्टार्ट करने वाले हैं. We will start with our chapter 1, that is comprehensive continuous evaluation. Comprehensive evaluation, I think you are very well aware with the acronym CCE. CCE को ही कहा जाता है. C stands for continuous and the second C stands for the comprehension and E stands for evaluation. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉन्टिन्यूअस, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इवेल्युएशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें इससे एडजॉइंट हैं. आवर फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम CCE इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन. कैसे जो CCE था हमारे सामने आया, क्या इसकी जो हिस्ट्री रही है. तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे CCE की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उससे पहले हमारे पास कितने कमीशंस आए हैं. तो अगर मैं दो फेजेस में इसको डिवाइड करूं, सो वी हैव द प्री इंडिपेंडेंस फेज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज. मैं सबसे पहले आपको ये बताने से पहले एक चीज और बताऊंगी. जब 2009 में RTE लॉन्च हुआ था, उसके साथ ये चीजें भी बोली गई थी कि वी हैव टू डू आर असेसमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्किल्स वैल्यूज एटीट्यूड्स गेम्स स्पोर्ट्स. इन सारी चीजों का भी आप ध्यान रखोगे. सो वी कैन से दैट द इवेल्युएशन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द स्कोलास्टिक एरिया एंड इट विल ऑल्सो कवर द को स्कोलास्टिक एरिया, विच मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे और हमारे को करिकुलर एरियाज को भी काउंट करोगे. फिर CCE कैसे आया, बहुत सारे कमीशन हुए, सबने अपनी अपनी अथॉरिटीज पे बात करी, कमीशन पे बात करी. तो हमने नीव फाउंडेशन कहाँ से रखनी स्टार्ट करी है. बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करूं तो हमारे पास आए हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, हार्टोग कमीशन एंड सर्जेंट प्लान. इनकी डिस्क्रिप्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारे पास कौन कौन से कमीशंस आए थे. फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस में आया हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. ये इसको राधा कृष्णन कमीशन को भी बोला जाता है एंड ये जस्ट आफ्टर आर इंडिपेंडेंस आया था. हमने 1947 में अपनी आजादी गेट करी एंड आफ्टर दैट 1948 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आ गया. फिर हमारे पास दूसरा कमीशन था मुदलियर कमीशन, जो कब आया था 1952 में. इसे बोला जाता था द सेकेंडरी एजुकेशन. ये चीज आप एक हायरार्की में याद रख लो कि पहले हमारी यूनिवर्सिटीज पे बात हुई कि अपर लेवल को कैसे अच्छा किया जाए, देन हम सेकेंडरी लेवल पे आए. देन इसके बाद आया था भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन. इसके बाद जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म करने की बात थी वो आए थे, मैं डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगी आपको. एंड इसके बाद आया था हमारे पास कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन आया था हमारे पास 1966 में. ओके एंड देन हमारे पास आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. एक 68 में आई थी, ये भी ध्यान रखना, और एक 86 में आई थी. देन वी हैव द प्रोग्राम ऑफ एक्शन. इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया POA, ये 1992 में आया था. एंड इसके बाद हमारे पास आया है NCF भी हमारे पास 4 आ चुके हैं, 1975, 80, 2000 एंड 2005. ठीक है, सो वी विल डिस्कस वन आफ्टर वन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया?
48। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को। राधा कृष्णन सबसे पहले भगवान जी आए थे पृथ्वी पे, विच मीन्स राधा कृष्णन। उसके बाद उनके हाथों में क्या थी, मुरली, जिसके थोड़ा सा रिजेंबल करता है मुदलियर कमीशन। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास आया कोठारी कमीशन। So what is the University Grant Commission stated that the University Grants Commission stated that we have to do a lot of work on the field of education. So हमने जो भी सब्जेक्ट बनाए हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए, और कोर्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे रिकमेंड करी गई कि अलॉटेड जितना भी काम उस कोर्स के अंडर है हम उन्हें कंप्लीट करा सके। देन सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या कहा था, द फाइनल असेसमेंट ऑफ द पीपल शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इंटायर रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कि लास्ट में जो पेपर होते हैं उस पे ही नहीं पूरा जो बच्चे का असेसमेंट है मूल्यांकन डिपेंड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने और चीजें क्या कही कि बच्चे के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए स्कूल का जो पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है ड्यूरिंग देयर लर्निंग सेशंस, उनका भी ध्यान रखोगे। देन भोपाल सेमिनार ऑन एग्जामिनेशन, क्या इन्होंने क्या कहा था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एक सेमिनार रिफॉर्म करा था, किसके ऊपर, एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने के लिए। इन्होंने क्या कहा, द स्टूडेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड पास और फेल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आप सिर्फ लास्ट में मूल्यांकन करा के किसी बच्चे को पास या फेल नहीं बता सकते हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द स्कूल शुड नॉट बी गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस। यहाँ ये मतलब है बच्चे को जो जैसा उसका प्रदर्शन है उसको उचित महत्व दिया जाए, ना कि सिर्फ उनकी पेपर की जितना उन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो टोटल मार्क्स होते हैं ना किसी के भी, मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो उसमें से जो 20 मार्क्स की असेसमेंट है वो इंटरनल काउंट हो। इंटरनल मतलब उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर क्या क्या कार्य किए हैं। After that, Kothari Commission stated that on the completion of course at the end of lower and higher stage, the student should receive a certificate from the school also giving the record. कोठारी कमीशन ने एक बात और बताई कि जैसे ही बच्चा अपनी कक्षा को पास कर ले उसके बाद हमें उनके रिकॉर्ड को बनाने के लिए, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपको एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को प्रोवाइड करनी है जिसमें उनके पास पूरा ब्यौरा हो कि इन्होंने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या गेट किया है मार्क्स के रिगार्डिंग। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट शुड बी कंडक्टेड, जैसे हमारे एग्जामिनेशन रिफॉर्म में पहले ही बात हो चुकी है कि 80+20 का फॉर्मूला चले, तो इन्होंने भी बात दी कि बच्चों को जो है इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट कराए जाएं जिससे कि बच्चे ने कॉम्प्रीहेंशन के साथ कितना काम किया है और कॉन्टिन्यूसली उसका इवेल्युएशन कैसे होते रहे। तो वी हैव टू असेस देयर एटीट्यूड, देयर इंटरेस्ट एंड देयर एबिलिटी एंड ट्रेट्स, हाउ शी और ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटरनल असेसमेंट में और क्या क्या चीजें करी जाएंगी, बच्चे के अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड बच्चे के साथ वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ द लर्नर। देन कोठारी कमीशन की रिपोर्ट ने क्या क्या इशू किया, एग्जामिनेशन रिफॉर्म भी इशू किया जिसके अंदर बच्चे की कॉन्टिन्यूअस अचीवमेंट देखनी है, ना कि सिर्फ एट द एंड। ठीक है, ये मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। उसके बाद हमारे पास एनईपी आई 1986। NEP has strongly recommended the continuous comprehensive evaluation incorporate the both. 1986 ने क्या कहा है, NEP 1986 stated that we have to assess the child on both of the aspect, like कौन कौन से करिकुलर प्लस को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट्स पे हमें बच्चों से बात करनी है, उनको असेस करना है। इसके बाद 1986 ने एक बात और कही, वी हैव टू टेक द फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसके बारे में मैं आपको इसी क्लास में आगे बताऊंगी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होते क्या हैं। देन आफ्टर दैट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया NCF 2005। इन्होंने भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात की एंड ये कहा कि बोर्ड को लॉन्ग टर्म जो मेजर है उसको छोड़कर स्टूडेंट को कॉन्टिन्यूसली असेस करना चाहिए। आपको एक मैं चार्ट जरूर बताना चाहूंगी। हमारे पास होते हैं एस्पेक्ट्स में क्या होते हैं हमारे पास, एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट में हमारे पास दो टाइप के असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसके बाद हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों को जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। टेक्निक्स में हमारे मेथड्स आ जाएंगे, जैसे प्रोजेक्ट मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड आ गया, लेक्चर मेथड आ गया, ये सारे आ जाएंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारे यूनिट टेस्ट आ जाएंगे, पीरियोडिकल टेकन टेस्ट आ जाएंगे एंड समेटिव में आएंगे हमारे SA1 या SA2 जो हमारे समेटिव असेसमेंट होते हैं वो। इसके बाद मेरे पास वो है टूल्स क्या होते हैं, टूल्स फॉर कंडक्टिंग द असेसमेंट कंडक्टिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 टूल हैं। टूल नंबर 1 हमारे पास है क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 2 हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड टूल 3 हमारे पास प्रोजेक्टेड एज या प्रोजेक्ट मेथड। सो क्लोज एंडेड में हमारे पास आ जाएंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर, जितने भी शॉर्ट टाइप के हैं ना, मैच द फॉलोइंग, ये हमारे किस में आ जाएंगे,
एमसीक्यूज ये क्लोज एंडेड है, इनमें एक ही आप आंसर देने के बाद आपका आंसर क्लोज कर लिया जाएगा। क्लोज करने का मतलब आपके पास एक ही बाउंड्री है जिसके अंदर ही आप आंसर कर सकते हो। ओपन एंडेड क्या होते हैं, जिसके अंदर आप अपने रिफ्लेक्टिव लेवल के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। इसमें हमारे पास शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट में आ जाएगा किसी प्रकार का प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, ये हमारे किसके अंडर आ जाएंगे, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। एस्पेक्ट्स में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। उसके बाद मैंने आपको टूल्स टेक्निक्स बताई हैं। टेक्निक्स में हमारे सारे मेथड ऑफ टीचिंग आ जाएंगे एंड इसके बाद मैंने आपको बताए हैं टूल्स में आपके पास 3 टाइप के टूल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सीसी। मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि कहाँ से कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन करने की बात चली और कैसे कैसे ये बात एनसीएफ पे आने के बाद को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों एक्टिविटी को असेस करने की बात हो गई थी। अब सीसी स्टैंड फॉर द कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में ही बताया। द एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब जो सारी चीजों को इंक्लूड कर रहा है एंड इवैल्यूएशन मतलब बच्चे को ऐसे असेस करना कि बच्चे के हर एस्पेक्ट का आप पता लगा पाओ। सो कॉन्टिन्यूअस विच इज रेफर्स टू द रेगुलर असेसमेंट ऑफ द लर्नर। इसमें बच्चे को रेगुलरली हमें असेस करते रहना है कि बच्चे ने कितना सीखा। इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हम उसका असेसमेंट टाइम टू टाइम कर सकते हैं और ऐसे असेस कर सकते हैं कि बच्चे को डायग्नोस और रेमेडीज भी प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट आता है हमारे कॉम्प्रीहेंसिव नॉट जस्ट डीलिंग विद द रिटन, ये बच्चे ने कैसा लिखा उससे ही आप बात कर लोगे। इट डील्स विद द करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड। एंड इवैल्यूएशन क्या होता है, बच्चे की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करना, बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को क्या करना, असेस करना। नेक्स्ट है सीसीई रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो सीसीई क्या कर रहा है, बच्चे के डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड हैं सबको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म सीसी, कॉन्टिन्यूअस मींस एम्फेसिस ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ स्किल होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, प्रोजेक्ट मेथड स्किल हो गई, कलेक्शन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल होगी। तो हम सारी एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, रेगुलरिटी, हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पे बच्चे को असेस करते रहना है। दूसरा हमें देखना है फ्रीक्वेंटली बच्चों को यूनिट टेस्ट उनके साथ साथ करा देने चाहिए। एंड आफ्टर दैट इफ चाइल्ड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो हमें बच्चों को डायग्नोस करना है, देन उसके करेक्टिव मेजर मींस रेमेडी करानी है, उसको रीटेस्ट करना है कि बच्चे का अब लेवल क्या है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोवाइडेड द फीडबैक टू द लर्नर्स। तो हमें कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब पता चला जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो, बच्चे के करिकुलर, को करिकुलर, ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड इसमें आप कौन कौन से डोमेन्स या कौन कौन से लर्नर्स डेवलपमेंट एरियाज ले रहे हो, नॉलेज बेस, जिसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है, अपने क्रैमिंग लेवल पे है, बच्चा सिर्फ अपनी नॉलेज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे बच्चा चीजों को अंडरस्टैंड करके कलेक्शन कर रहा है। अप्लाइंग, उन्हीं जो उसे नॉलेज मिली है उसको अप्लाई कर रहा है। एनालाइजिंग, उस जो भी उनके सामने स्टफ है उसको एनालाइज करके ये पता लगा पा रहा है कि इसके अंदर गिवन क्या है। एंड दैट चाइल्ड हैव टू इवैल्यूएट दैट सिचुएशन एंड आफ्टर दैट अगर उसे पूरी नॉलेज हो गई है उसके बारे में, नाउ ही और शी कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ न्यू सिचुएशंस और न्यू सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव फॉर देयर प्रॉब्लम्स। देन इसके बाद हमारी एनईपी की रिकमेंडेशन क्या थी, द स्कीम ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन में भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ऑपरेटेबल, काम किया जा सके जिसपे। और जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर जैसी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके कंपल्शन बना के, मतलब बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को असेस करना है, ऐसे हमें बात करनी है और ऐसे ही एविडेंसेस किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करने हैं या स्कूल्स को प्रोवाइड करने हैं जिससे बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को असेस किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीई, क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्यों हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन को लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया कि बच्चे के तीनों डोमेन्स पे बात हो। तीनों कौन कौन से डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव जिसमें संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि से रिलेटेड सारी चीजें की बात की जाती है, साइकोमोटर जिसमें बच्चों के फिजिकल सारी अपीयरेंस उनको कैसे काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। एंड देन इसके बाद होती है हमारी अफेक्टिव विच डील्स विद द भावनात्मक कौशल, मतलब बच्चों की फीलिंग से रिलेटेड है। ये बच्चों के थॉट प्रोसेस पे कैसे काम कर रहा है, कैसे जो मेमोराइजेशन हो रही है हम उसे हटा सके और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सके। इवैल्यूएशन को इंटीग्रल पार्ट बनाना है, इंटीग्रल पार्ट बनाने का मतलब है सारी ही एक्टिविटी का अभिन्न अंग है, हमें बच्चों को हर एक एक्टिविटीज पे क्या करना है, असेस करना है। एंड इवैल्यूएशन ये भी कहता है कि किसी बच्चे को किस तक पहुंचाने के लिए
अचीवमेंट तक, उसके अचीवमेंट रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों की इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो अगर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की सिचुएशन को फेस कर रहा है। नेक्स्ट है टू इवेल्युएशन एज द क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस। इवेल्युएशन को ऐसा मानना है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड बना दे कि बच्चे को इतना को करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंडल्ज होना जरूरी है। उसके बाद यूटिलिटी और इफेक्टिवनेस कि आप जो भी प्रोग्राम या जो भी पढ़ाई करा रहे हो उसका कोई प्रयोग भी है या नहीं है। एप्रोप्रिएट डिसीजन लेने हैं कि अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ठीक है या नहीं है, और ऐसा प्रोसेस बनाना है जो कैसा हो, हमारा लर्नर सेंटर्ड हो, और सेल्फ असेसमेंट करना भी बच्चे जाने क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या लक्षण है या क्या गुण है हमारे सीसीई के बच्चों में टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना। दोनों एरियाज चाहे स्कोलास्टिक है या को स्कोलास्टिक है उनको क्या करना, कवर करना। मल्टीपल टेक्निक यूज करना, रिप्लेस करना एग्जामिनेशन, जो हमारा अर्लियर रिजिड एग्जामिनेशन पैटर्न था, जो कठोर व्यवस्था थी, उसे रिप्लेस कर देना। असेसमेंट को पूरे साल तक चलाना और बच्चों को उनके अंदर एक ऐसी लर्निंग की भावना को जागृत करना जिससे कि बच्चे क्या कर सकें, कंसीव कर सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को। एंड इसके अंदर जो जजमेंट है वो पार्शियल ना हो, आपकी जो डिवाइसेस हैं वो सारी चीजों को, एस्पेक्ट को देखें। को होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का जो है चहुं ओर से उनका विकास देखा जा रहा है। असेसमेंट जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ज्यादा करनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब हमें लर्निंग को जज नहीं करना है, लर्निंग के लिए असेसमेंट करनी है कि बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। रेगुलर असेसमेंट करते रहना, ऑलराउंड डेवलपमेंट पे बात करनी है, नेगेटिव रिमार्क्स बच्चों को नहीं देने हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन दोनों टाइप पे आपको असेसमेंट करनी है। पीरियोडिक टेस्ट भी आप लेते रहोगे एंड इसके साथ साथ हम बच्चों को एक्टिविटीज भी परफॉर्म कराएंगे जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट बात आती है हमारी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन्ड द फॉलोइंग। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे क्या बात हुई है, असेसमेंट जो था स्कोलास्टिक एरिया इनफॉर्मली और फॉर्मली सिर्फ इन्हीं पे किया जाता था, बट अब ये बात हुई है कि हमें अपना असेसमेंट कॉन्टिन्यूअली करना है और पीरियोडिकली भी करते रहना है। एंड इफ द स्टूडेंट हैव द पुअर परफॉर्मेंस तो उसको डायग्नोज करना है और उसकी रेमेडी प्रोवाइड करके हमें उस बच्चे को रीटेस्ट भी करना है कि बच्चे अब इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को स्कोलास्टिक, ये तो हमारे स्कोलास्टिक के थे कि बच्चे को टाइम टू टाइम असेस करते रहना है, और अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो दोबारा से उसको रेमेडीज दो, डायग्नोज करो, रेमेडीज दो, और दोबारा से रीटेस्ट करो कि बच्चे ने अपनी परफॉर्मेंस को अचीव किया है या नहीं किया है। को स्कोलास्टिक में ये है कि हमें बच्चों की जो इंटरेस्टेड या फिर जिसमें बच्चा प्लेजर फील करता है वो स्किल क्या है, लाइफ स्किल को देखना है कि वो किसमें अच्छा काम करता है, उसके लिए चेकलिस्ट भी बना सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या कार्य हैं सीसी लाने का, कि वो रेगुलर असेसमेंट करते रहें, नियमित मूल्यांकन करें, टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बन जाए, वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए, और वी हैव टू नो द वीकनेस एंड द स्ट्रेंथ बोथ ऑफ द स्टूडेंट। हर एक एटीट्यूड या उनका इंटरेस्ट के एरिया को पकड़ो, डिसीजंस बनाओ, सेल्फ लर्निंग की हैबिट्स डेवलप करें, सेल्फ असेसमेंट की हैबिट डेवलप करें और बच्चों में प्रोग्रेस करने का कार्य करें। नेक्स्ट आता है असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन सीसी। अब आपको असेसमेंट करनी कैसे है, तो देखो स्कोप, इसमें सबसे पहली बात तो आपको असेसमेंट में मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आपको दोनों एरियाज पे बात करना है। बच्चे रेडी हैं तो उनकी टेस्टिंग कर सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस भी हमें तीनों टाइप से जांचनी है, कोग्निटिव, अफेक्टिव डोमेन, तीनों पे जानना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट करें कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बच्चों के सामने बनाई है, असेसमेंट इन सीसी की बात कर रही हूँ, अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज बना के दी है बच्चों को तो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये हरमन एंड कुंथ ने कहा था कि अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो जो भी आपने स्ट्रेटजीज बनाई है वो इफेक्टिव हो, क्रेडिबिलिटी बच्चों की सक्सेस पे जाके रुके, और ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी परफॉर्मेंस बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेके जाए हम कि जिससे बच्चा जो है होलिस्टिकली डेवलप हो जाए, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो जाए। तो मैंने आपको क्या कहा, जो हमारी स्कोलास्टिक थी उसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूस काम कराना है, टाइम टाइम पे असेस करते रहना है, पुअर परफॉर्मेंस को कम करना है, और उसके बाद डायग्नोस करना है, देन रेमेडी देनी है, एंड देन रीटेस्टिंग करनी है। और अगर मैं स्कोलास्टिक पे बात करूं तो बच्चे के अंदर लाइफ स्किल्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है, और उनके परफॉर्मेंस एंड इन्फॉर्मेशन को भी इंक्रीज करना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप, दो टाइप के असेसमेंट है हमारे पास, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, जिसके अंदर टीचर्स बच्चे को असेस करना चाहते हैं उनकी प्रोग्रेस से, और उनका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव उन्होंने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, यही टीचर का मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है।
यहाँ पे बच्चे सॉरी टीचर्स क्या चाहते हैं, एक स्पेसिफिक फीडबैक चाहते हैं बच्चों से कि उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया है, उनके ऑब्जेक्टिव बच्चों के सामने बताना चाहते हैं। देखो बच्चों, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ तक का समझ आ जाए। जैसे मेरा उद्देश्य ये है कि आपको अब तक CCE समझ आ गया होगा, हम अब उसके टाइप्स कर रहे हैं। तो बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है, कॉन्टिन्यूअसली मेजर असेस करते रहना है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को रिकॉर्ड करना है। FAs जब बच्चे देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा जितने भी लेवल पे उससे ज्यादा इंप्रूव करे। प्री डिसाइडेड कैटेगरी को बच्चा या फिर क्राइटेरिया को बच्चा इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर्टिकुलर यूनिट का ही आप असेस करोगे, मतलब उसके यूनिट के बारे में समझाया या नहीं आया है। बच्चों की परफॉर्मेंस इनहेंस करनी चाहिए और जो लर्निंग है उनकी स्ट्रेस फ्री रहे और उनके हर एक एरियाज जो हैं डेवलप्ड हो जाएं। बच्चों को मोटिवेट करने का काम करे। स्ट्रेस फ्री असेसमेंट मतलब यहाँ पे कोई बच्चों को बर्डन नहीं दिया जा रहा कि आपको पूरी पूरी बुक रट के आनी है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट ऑन अ स्पेसिफिक कंटेंट। डेफिनेशन की बात करूं, ब्लैक एंड विलियम क्या कहते हैं, इट मीन्स नो मोर देन द असेसमेंट इज कैरिड आउट फ्रीक्वेंटली एंड इज प्लान्ड एट द सेम टाइम एज अ टीचिंग। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो बार बार किया जाता रहना चाहिए और आपको ऐसी योजनाएं बनानी है जो आपकी शिक्षण के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग को भी इनहेंस कराने का काम करें, मतलब प्लान करके चलोगे ये सारी चीजें भी। सैडलर कहते हैं इट इंक्लूड्स बोथ फीडबैक एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। ये आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है और आप जो सेल्फ मॉनिटरिंग है वो भी करते जा रहे हो, मतलब टीचर्स भी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड टू सम अप द लर्निंग। समेटिव असेसमेंट कराई किस लिए जाती है कि आपने जो भी लर्निंग किया है अब हम उसे सम अप करने जा रहे हैं, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं। तो इवेल्युएशन किस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता है, the summative assessment test to other graded evaluation must be demonstrably reliable, valid और free of biasness। कैसा होना चाहिए, मतलब किसी विश्वसनीय हो, किसी भी प्रकार की जो बायसनेस है वो उसके अंदर ना हो, एंड ऑफ द कोर्स हो। सेकेंडली, बच्चों के जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, अब ये समझा जाता है कि बच्चों ने वो अचीव कर लिए हैं, तो अब हम बच्चों को असेस करने जा रहे हैं कि हाउ मच दे अचीव्ड, कितना उन्होंने किया है। ये हमारे ईयरली भी हो सकते हैं समेटिव असेसमेंट और हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन एंड होम एग्जामिनेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द समेटिव। ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस टीचिंग की जानती है और ये लर्निंग का असेसमेंट है, मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और इसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब बच्चों को इतने पार्ट्स मिलेंगे, इतने पार्ट्स का मार्क्स मिलेगा, इतने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस की, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट देना है, इससे क्या होगी, ड्रॉप आउट कम होगी बच्चों की, रेगुलर असेसमेंट होती रहेगी तो बच्चों को आप कॉन्सेप्चुअली देख पाओगे कि उन्होंने कितना लर्न किया है, नहीं किया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट उन्हें मिलेगा। और जब हम सिर्फ करिकुलर की, सिलेबस की, कंटेंट की बात करते रहते हैं तो बच्चों की जो लाइफ स्किल है उनके बारे में भूल जाते हैं। तो उस एस्पेक्ट पे भी हम बच्चों पे ध्यान देंगे जिससे बच्चा तीनों डोमेन्स में, तीनों एस्पेक्ट्स में क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, मतलब फिजिकल में भी, इमोशनल में भी और मेंटल कॉग्निशन में भी। रेमेडीज प्रोवाइडेड होगी, क्रिएटिव टीचिंग होगी एंड स्टूडेंट आल्सो डेवलप द ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का होगा। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज अल्टरनेटिव वेज टू इवेल्युएट लर्निंग। फर्स्ट है, देखो हमें जब भी हम लर्निंग कर रहे होते हैं तो हमें बच्चों की अचीवमेंट को क्या करना होता है, मेजर करना होता है कि आपने जैसा भी पढ़ाया अपने कक्षा में वो बच्चों को समझ भी आ रहा है या बस ऐसे हवा में से बातें जा रही हैं। तो हम जानोगे कि टेस्टिंग होती क्या है, टेस्ट लेना होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं टेस्ट की, तो टेस्ट बहुत ही ना ज्यादा लिप वर्ड है। इफ यू आर द स्टूडेंट, इफ यू आर द टीचर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा लिप वर्ड होगा जिसके अंदर आप बच्चों को क्या कर रहे हो, इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और इनसे बच्चों को असेस भी किया जा सकता है। सो अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, टेस्ट क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ 2 और मोर पर्सन, जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बिहेवियर को कंपेयर करते हो। ये ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट है जो बच्चों को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करता है, मतलब जो भी आपके उद्देश्य थे, जो आप कक्षा में जाके पढ़ाने से पहले आप लेके चले थे, तो टोटल बच्चे की पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए भी आप सैंपल टेस्ट ले सकते हो, चाहे वो वर्बल टेस्ट हो या हमारे नॉन वर्बल टेस्ट हो। ये FS फ्रीमैन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है टाइलर की, अ टेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड सिचुएशन डिजाइन टू इलिसिट अ सैंपल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, जिसके अंदर क्या किया गया है, एक ऐसा परीक्षण है जो मानकीकृत है, क्या करने के लिए, व्यक्तिगत व्यवहार क्या है उसको असेस करने के लिए। और मुन क्या कहते हैं, टेस्ट इज एग्जामिनेशन टू रिवील द रिलेटिव स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड अचीवमेंट, जिसके अंदर बच्चे की बौद्धिक क्षमता, उसकी पर्सनैलिटी, पूरा का पूरा उसका व्यवहार कैसा है, मतलब व्यक्तित्व कैसा है,
और एटीट्यूड दृष्टिकोण कैसा है और उसकी अचीवमेंट उपलब्धियां क्या थी। अब हम बात करेंगे टेस्ट की क्लासिफिकेशन की, तो काफी टाइप पे मैं बात करूंगी आपसे, बेसिस ऑफ टेस्ट आइटम, बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, नेक्स्ट लैंग्वेज पे, उसके बाद टाइम पे, उसके बाद रेफरेंसिंग पे एंड देन उसका पर्पस पे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं ऑन बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ आइटम। तो फर्स्ट हमारा काइंड है वो है रिकॉग्निटिव और हम कह सकते हैं चॉइस बेस्ड। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, हमारे चॉइस बेस्ड में क्वेश्चन आ जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे रिकॉग्निटिव या हमारे चॉइस बेस्ड कहलाएंगे। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर आपको चीजों को रिकॉल करना होता है। दूसरा है हमारा कंप्लीशन आइटम, कंप्लीशन में आ जाएंगे जिसमें आपको लाइन दे दी जाएगी और कुछ ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा स्पेसिफिक, और आपको कंप्लीट करना है उस सेंटेंस को। शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप, ये हमारे ओपन एंडेड भी कहलाते हैं। यहाँ पे आप आंसर की लिमिट होती है कुछ, और लॉन्ग आंसर टाइप में आप लिमिटलेस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। एलजे क्रॉनबेच क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन होती क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच द ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, equipment and material scoring rules have been fixed in a such a way that same testing procedure occurs exactly at the same times and places। क्या कह रहे हैं कि क्रॉनबेच ये कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है, जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपने आप के प्रोसीजर को बिल्कुल इक्विप्ड करके अपने मटेरियल के द्वारा प्रयोग में लाती है तो वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्हें बाद में मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, और इनका कॉमन भी बहुत कॉमन रहेगा, जैसे आपका सीटेट का कॉमन बिल्कुल है। देन इसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कोरिंग भी आपकी एक फॉलो की जाएगी मैनुअल्स के द्वारा। इसमें कौन से आते हैं, हमारे नॉर्म्स आर प्रोवाइडेड, हमारे रूल प्रोवाइड होंगे, डाटा और द क्वालिटी टेस्ट होंगे इसके अंदर, और जो हमारे टेस्ट होंगे वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टैंडर्डाइज है और नॉन स्टैंडर्डाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी डिसाइडेड होती है, जैसे अगर आपने सुना भी होगा तो जो आईएएस आईपीएस के टेस्ट होते हैं वो काफी हद तक स्टैंडर्ड होते हैं, जिनका मतलब लीक होना ऐसी चीजें नहीं हो सकती। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं जिसके अंदर आप जो है स्टैंडर्ड नॉर्म्स को ही फॉलो करते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पे। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, प्रशासनिक पे, इंडिविजुअल टेस्ट, व्यक्तिगत और हमारे ग्रुप टेस्ट होते हैं। नाम से समझ आ रहा होगा दैट टेस्ट विच आर गोइंग टू एडमिनिस्टर द वन पर्सन एट अ वन टाइम, तो वो हमारे कौन से हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे आप पर्सन को काउंसलिंग कर सकते हो या साइकोलॉजिस्ट इस टेस्ट को परफॉर्म करा सकते हैं, बट नॉट बाय द टीचर्स। गिलबर्ग सैक्स क्या कहते हैं, ऑब्जर्व दैट एडमिनिस्ट्रिंग इंडिविजुअल टेस्ट जनरली रिक्वायर्स मच ट्रेनिंग, इसके अंदर ज्यादा मच ट्रेनिंग चाहिए आपको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव है तो हम ये लेस मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है एज कम्पेयर टू हमारा कौन सा, क्लास टेस्ट के। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप टेस्ट, जिसके अंदर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो नंबर ऑफ पीपल के लिए एट अ टाइम, तो इसके अंदर हमारी क्लिनिकल रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं, और ये हमारे कम एडमिनिस्टर किए जाएंगे एज कम्पेयर टू व्हाट, इंडिविजुअल। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वर्बल टेस्ट परफॉर्मेंस, वर्बल नाम से समझ आ रहा है जब आप कोई भी टेस्ट ऑरल ले रहे हो, मौखिक रूप से अगर कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, दैट टेस्ट इज नोन एज योर वर्बल। परफॉर्मेंस टेस्ट इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड इज रिकॉर्डेड, जैसे कि हमारे अचीवमेंट टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट जिसमें आप रिटर्न ले सकते हो, और नॉन लैंग्वेज टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको लैंग्वेज नहीं दिखानी पड़ती, जैसे आप टेबल स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं या ड्राइंग ले सकते हैं, ये हमारे नॉन लैंग्वेज आएंगे जिसमें भाषा का कोई भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम फेसेस ऑफ टाइम। स्पीड टेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड नोट की जाएगी कि आप कितना कर पा रहे हो इन व्हाट टाइम। एंड पावर टेस्ट होते हैं, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी को भी मेजर किया जाएगा, मतलब आप कितने एक्यूरेट थे, आपकी मेंटल पावर एप्टीट्यूड आपका कैसा रहा है। तो स्पीड में बस आपका टाइम कितना ज्यादा ले रहे हो आप, मतलब टाइम में, या यहाँ आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ भी ये मतलब नहीं है कि आप रॉन्ग करके आ जाओगे, बट पावर टेस्ट में आपकी मेंटल एबिलिटीज को भी क्या जांचा जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग, क्राइटेरियन टेस्ट, क्राइटेरियन टेस्ट होते हैं, जैसे मैं आपके सीटेट की बात करूं, सीटेट में हमारा क्राइटेरिया डिसाइडेड है कि आपको 90 नंबर लाने ही हैं। एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको कंपेयर किया जाता है एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, ठीक है। ये हमारे जो अब परसेंटाइल वाले आ गए हैं, जो परसेंटाइल टेस्ट है कि मेरिट लिस्ट निकलती है, अकॉर्डिंगली जितने बच्चों ने जितना अच्छा काम किया होगा तो उनमें से सबसे ऊपर वाले जो क्रीम बच्चे होंगे उन्हें चूज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑन बेसिस ऑफ पर्पस। फर्स्ट हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट, द टेस्ट विच आर गोइंग टू रिकॉर्ड द इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर। पर्सनैलिटी टेस्ट, द टेस्ट विच आर गोइंग टू मेजर द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर। देन आते हैं हमारे अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के फुल
डिपिक्शन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में दूंगी। इसके बाद है हमारे एटीट्यूड टेस्ट जो बच्चे के एटीट्यूड को मेजर करे, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो बच्चे की मेंटल एबिलिटीज को मेजर करे, इंटरेस्ट जो बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक को मेजर करे, एंड वैल्यू स्केल होते हैं जिसके अंदर आप बच्चों की असेसमेंट कर देते हो इन अ मेजरिंग कंटेंट, मतलब जहां पे आप स्केल में बच्चे को दे सकते हो कि आपको 10% है 20% है, तो ये हमारी स्केल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा क्राइटेरिया क्या है गुड टेस्ट का। फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा वैलिडिटी विच मीन्स कि द टेस्ट विच इज वैलिड, मतलब आप जो भी टेस्ट करा रहे हो दैट टेस्ट इज गोइंग टू मेजर, मतलब उस टेस्ट को क्या मेजर करना है वो उस कंटेंट के लिए बना हुआ है। रिलायबिलिटी होती है कि अगर मैंने टेस्ट कंडक्ट कर लिया तो वो टेस्ट मेरे लिए भी अच्छा है, वो टेस्ट आपके लिए भी है। सेकेंडली, अगर मैं उस टेस्ट को असेसमेंट करती हूँ उस टेस्ट की तो बच्चा 10 नंबर ले रहा है, आप अगर असेस कर रहे हो तो भी बच्चा 10 नंबर ही ले रहा है, तो हमें रिलायबल विश्वसनीय रहना है। ऑब्जेक्टिविटी, जो टेस्ट हमारा जो उद्देश्य था बच्चे का कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट ले रहे हो, बच्चे के अचीवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए ले रहे हो, बच्चे के इंटरेस्ट को, तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो उद्देश्य आप लेके चले हो उस उद्देश्य को फुलफिल करोगे। यूजेबिलिटी, मतलब आपका जो टेस्ट है वो जरूर से प्रयोजन से रिलेटेड हो, मतलब उसका कोई ना कोई कारण हो। एंड प्रैक्टिकेबिलिटी विच मीन्स आपको व्यवहार में भी लाना है। व्यवहार का मतलब आप टेस्ट सिर्फ पेन पेपर पे नहीं बनाओगे, अपने बच्चों से सॉल्व भी कराओगे, उनकी मेंटल एबिलिटीज को भी जान सकते हैं। सो इट इज assessment tool in our hand. Okay, this is all about our second chapter. This topic is how to set a question paper and maintain the student record. तो आज की क्लास में हम सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट्स के बारे में जानेंगे कि हमें किसी क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन मेक द क्वेश्चन पेपर इफेक्टिवली। सो फर्स्ट इज आर, अगर मैं करिकुलम की बात करूँ तो हमारे पास करिकुलम को फ्रेम करने के लिए ऑथर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जो हमारे करिकुलम को बनाएंगे और हमारे करिकुलम का एक ऐसा पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो हमने अपना सिलेबस, तो मैंने कहा कि हम अपना सिलेबस तो डिजाइन कर लेंगे। अब सिलेबस को असेस करने के लिए आप क्या करोगे, सिलेबस को असेस करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए जिनसे आप अपने बच्चों की असेसमेंट कर पाओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को असेस करने के लिए आपको टूल्स डिजाइन करने पड़ेंगे जो स्टैंडर्डाइज भी हो और टीचर मेड्स भी हो। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेटर तरीका हमारे पास यही है, या कहूँ सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम बच्चों को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें और बच्चे उस क्वेश्चन से अपने क्वेश्चंस का आंसर करें। सो आवर करिकुलम ट्रांजैक्शन हैज बीन डायग्रामेटिकली शोन इन फिगर। कैसे, सबसे पहली चीज हमारी क्या है, नीड्स ऑफ द सोसाइटी को जानेंगे। हमें जब नीड्स का पता चल जाएगा तो हम एम ऑफ वही हमारे एम्स बन जाएंगे। इसके बाद हम कंटेंट को, कोर्स कंटेंट को डिसाइड करेंगे, देन टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथडोलॉजी ये लगाएंगे, एंड उसके बाद देखेंगे कि हमारी नीड्स ऑफ द सोसाइटी सेटिस्फाइड हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में पहले ही जान लो ब्लूप्रिंट होता क्या है, किसी चीज का ऐसा प्रिंट जो आपकी एग्जैक्टनेस से पहुंचने, जैसे हम एज अगर मैं बात करूं आर्किटेक्चर, मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उससे पहले मैं एक मॉडल बना दूंगी, 3D मॉडल जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, बट एक शॉर्टर और स्पेसिमेन टाइप फॉर्म होगी हमारी पूरी बड़ी बिल्डिंग की। तो ब्लूप्रिंट भी ऐसा ही होता है जिसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन डालने हैं, क्या नॉलेज रहेगा, क्या कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे, एप्लीकेशन के कितने रहेंगे, और आप कैसे क्वेश्चन डालोगे, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे। उसके अंदर VLSA डाल रहे हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डाल रहे हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डाल रहे हो, तो ये सारी चीजें आप जब लिखोगे तो वो आपका ब्लूप्रिंट कहलाएगा। सो ब्लूप्रिंट इज अ प्लान टू सेट अप बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर। किसी क्वेश्चन पेपर को बैलेंस करने के लिए और उसके अंदर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए जो भी आप एक पॉइंट बना के चलो, एक प्रिंट बना के चलोगे, एक खांचा बना के, एक फ्रेमवर्क बना के चलोगे, वही आपका ब्लूप्रिंट कहलाएगा। ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या होने चाहिए, आप किस किस टॉपिक से क्वेश्चनेयर देना चाहते हो। दूसरा, वेटेज की कौन सी चीज की कितनी वेटेज है। लाइक आई गिव यू द करिकुलम पार्ट, तो करिकुलम कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, 20 नंबर का, 50 नंबर का। देन डोमेन वाइज आपको एलोकेशन करनी है कि आपको नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन अलग से देने हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अलग से देने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड अलग से दे सकते हो, और हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वी कैन गिव इन दैट क्वेश्चन पेपर। इसके बाद है हमारे पास डिटरमाइन द स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन टू सेट ऑब्जेक्टिव। पहले आप जानोगे कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर डालने हैं। जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ऐसे हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे उसमें डालेंगे। देन आता है डिसाइडिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ इजी, एवरेज और डिफिकल्ट। उसके बाद आप बताओगे कि आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी क्वेश्चन के अंडर आएगा, एवरेज क्वेश्चन के अंडर आएगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन के अंडर आएंगे। देन
देन डिसाइडिंग अबाउट द चॉइस ओवरऑल इंटरनल इफ एनी, आप उसके अंदर चॉइस देना चाहते हो कि मान लो कई बार तो बड़े क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है उसके और में ही हमें दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, या हमें बोल दिया जाता है कि अटेम्प्ट एनी 5, ऐसे करके हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद कॉलमनर फॉर्मेट, ऐसे कॉलम्स मिलेंगे आपको कि ये फलाना टॉपिक है, यहाँ पे ये गिवन है, यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर गिवन है, यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर गिवन है। सो यहाँ पे हमारे पास सीरियल वाइज है, यहाँ पे टॉपिक वाइज वेटेज लिखोगे आप, फिर नॉलेज के वेरी शॉर्ट कितने दे रहे हो, शॉर्ट कितने दे रहे हो, लॉन्ग कितने दे रहे हो सकता है आप किसी में शॉर्ट डालो तो इनमें आप 0 लगा दोगे। ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस, एप्लीकेशन बेस, और उसके बाद हमारे टोटल ऑफ ईच डोमेन कि आपने नॉलेज बेस कितने डाले, अंडरस्टैंडिंग बेस कितने नंबर के डाला है और एप्लीकेशन बेस कितने नंबर के डाला है। VSA स्टैंड फॉर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, SS स्टैंड फॉर शॉर्ट आंसर टाइप, LS स्टैंड फॉर लॉन्ग आंसर टाइप। और इसके साथ हमने जो कॉलम बनाया है उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स भी अपना डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। अब तक मैंने आपको समझाया ब्लूप्रिंट क्या होता है। आपको जो बच्चों को असेस करने के लिए क्वेश्चनेयर बनाना था, उससे बनाने के पहले आप सारी चीजों का डिसीजन लेके चलोगे, आपकी वेटेज क्या रहेगी, लिस्ट क्या रहेगी, कौन सा डोमेन आपको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, कितने नंबर के आप क्वेश्चन डालोगे, कौन सी लेवल के आप क्वेश्चन डाल रहे हो, इजी डिफिकल्ट। तो ऐसा पूरा फ्रेमवर्क किसी क्वेश्चनेयर को बनाने से पहले बना लेना ही हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन पेयर। सबसे पहले आपको जो भी कोर्स कंटेंट मिला हुआ है उसकी वेटेज देखो कि आपको एग्जामिनिंग करना है कि आप क्या कोर्स कंटेंट दोगे। देन असाइन करेंगे हम डोमेन्स रिलेटेड क्वेश्चन की अगर मैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन दे रही हूँ तो कितने नंबर के दूंगी, वेरी शॉर्ट में ही दूंगी, शॉर्ट में ही दूंगी या लॉन्ग में दूंगी। इसके बाद डिसीजन अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हमें किस प्रकार के क्वेश्चन डालने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालने हैं, एमसीक्यूज डालने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप। देन हाउ मेनी चॉइसेस स्टूडेंट कैन मेड, यहाँ पे आप बताओगे कि आप विद इन द क्वेश्चंस के चॉइस दे रहे हो कि जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखा उसके साथ ही और दिया हुआ है, या विद इन द पार्ट आप चॉइस दे रहे हो, लाइक आप विद इन द पार्ट दे देते हो कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 5 और आपने क्वेश्चंस डाले हुए हैं 8। नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग ऑफ अ क्वेश्चन पेपर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन का नाम लिखोगे, देन उसकी क्लास, उसके बाद उसका सब्जेक्ट, कितने टाइम का रहेगा, कितने आवर्स का रहेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस गिवन होंगी आपको कि ऑल क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, पार्ट 1 हैज एमसीक्यू क्वेश्चन, पार्ट 2 हैज असर्शन बेस्ड रीजन, ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है डिजाइनिंग ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। तो देखो क्या क्या गिवन है, सब्जेक्ट, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स, टाइम आप दोगे, वेटेज दोगे, आप क्या दे रहे हो। तो जैसे नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, तो कितने कितने मार्क्स के दे रहे हो और परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या रहेगा उसके अंदर। देन हमारे आते हैं वेटेज ऑफ टाइप्स फॉर्म्स क्वेश्चन, लाइक लॉन्ग आंसर टाइप के आपके कितने क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स के हैं। सो मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने आ गए, वेटेज आ जाएगी। शॉर्ट आंसर टाइप के, उसके बाद वेरी शॉर्ट, ऐसे करके आपको वेटेज बतानी है। टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस भी। कवरेज ऑफ टाइम, कौन कितने टाइम तक कर, मतलब कौन ज्यादा से ज्यादा कितना समय लेना चाहिए। तो जैसे लॉन्ग आंसर टाइप के मेरे 2 क्वेश्चन थे 7 और 8 मार्क्स के, तो उसे कम से कम 120 से 150 शब्दों में लिखना है और टाइम उसका 15 मिनट रहेगा। टोटल टाइम हमारा 30 मिनट्स है, टोटल टाइम इन मिनट्स। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप है, हो जाने चाहिए, टोटल टाइम ही आ जाएगा। ऐसे ही लॉन्ग आंसर टाइप, तो हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा किस चीज के मिल रहे हैं, रिवीजन के मिल रहे हैं, तो टोटल टाइम आपको पता चल गया कि आपके पास कितना समय होना चाहिए। तो 1.5 आवर हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टोटल टाइम इज, जैसे हमारे पास 85 मिनट हुए थी, 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा दे दी, तो टोटल टाइम हमारा कितना आ गया 90 मिनट। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे 1.5 आवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ एजुकेशन। डिफिकल्टी लेवल पे कि इजी लेवल, इजी पे कितनी परसेंटेज का डाल रहे हो, डिफिकल्टी पे कितनी, और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस कितने हैं। ये आपको ध्यान भी रखना है कि वेटेज आप कैसे दे रहे हो, फॉर्म्स कैसे दे रहे हो, और फिर वेटेज इन द सेंस ऑफ डिफिकल्टी लेवल कैसे दे रहे हो। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको समझा ही दिया है। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे स्कूल का नाम आएगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन कि यू आर डीलिंग विद द यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, SA1 या FA1। देन आपके सब्जेक्ट का नाम आएगा, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड कौन सी क्लास का, टाइम और मैक्सिमम मार्क्स, एंड देन उसके बाद हमारे पार्ट्स आ जाएंगे कि कितने पार्ट में हमने वो चीजें डिवाइड की हैं। सो आफ्टर डेवलपिंग द ब्लूप्रिंट, इसके बाद हमें अपने क्वेश्चन पेपर बनाना है, और क्वेश्चन पेपर सेट करना बहुत इजी टास्क हो जाएगा क्योंकि ब्लूप्रिंट से बस हमें उनके क्वेश्चंस देख के डालने हैं। क्योंकि अब हमारे पास पूरा फॉर्मेट है कि मुझे नॉलेज बेस कितने डालने हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस कितने डालने हैं। सो ब्लूप्रिंट के अंदर वी जस्ट हैव टू पुट द क्वेश्चंस एंड वी आर गुड टू गो कि अब हम अपना क्वेश्चन पेपर बच्चों के सामने फॉर असेसमेंट करा सकते हैं।
देन नोट्स फॉर द एग्जामिनी, अगर आपको कोई नोट्स देना है तो वो आप क्वेश्चन पेपर पे दे सकते हो कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा है कि वो अच्छा नीट एंड क्लियर एंड ब्रीफ क्वेश्चन पेपर बनाए जिसके अंदर एम्बिग्विटीज ना हो। इसके बाद आती है हमारी मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है, हमारे क्वेश्चन पेपर सेट करने के बाद हम जब भी बच्चों को आंसर के लिए असेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या देंगे, उन बच्चों को मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। तो हमें कैसे बनाना है, यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, हमारे सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम उसका एक्सपेक्टेड आंसर जो भी था आउटलाइन कर देंगे। देन उसके बाद हिंट्स भी हैं जो हम डाल सकते हैं और मार्क्स भी डाल सकते हैं। सो अगर आपके किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट है लॉन्ग है, उसके लिए आप मार्किंग स्कीम बना सकते हो, एग्जामिनर को भी दिखा सकते हो कि आपने ऐसी मार्किंग स्कीम बनाई है और इससे आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन पेपर में बच्चों को असेस भी कर पाओगे। तो इस क्लास में हमने क्या जाना कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, पूरे क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क बनाओगे आप, वो आपका ब्लूप्रिंट कहलाएगा। एंड ब्लूप्रिंट से आप अपना क्वेश्चन पेपर इजीली सेट कर सकते हो और हर एक डोमेन के ऊपर आप क्वेश्चंस बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो और इससे बच्चों को असेस करना काफी इजी हो जाता है और मार्किंग स्कीम बनाना भी इजी हो जाता है कि हमें जस्ट सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चंस का नंबर लिखना है, उसके बाद जो जितने उसे नंबर मिले हैं, एंड देन वी हैव टू फाइंडिंग आउट द टोटल ऑफ दैट असेसिंग नंबर कि उसने बच्चे ने कितने मार्क्स गेट किए हैं एंड आउट ऑफ हाउ मेनी। एंड जो हमारा ब्लूप्रिंट है इससे हमारा बच्चों को असेस करना काफी इजी हो जाता है एंड वी कैन सी दैट कि बच्चों ने कितने ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव किए हैं या फिर नहीं किए हैं। सो टॉपिक इज अचीवमेंट टेस्ट। हम जानेंगे अचीवमेंट टेस्ट होते क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड हाउ वी कैन मेड द अचीवमेंट टेस्ट एज अ टीचर। सो अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, देखो नाम से आपको क्या समझ आ रहा होगा, आपको एक वर्ड जरूर समझ आ रहा होगा, अचीव करना किसी चीज को। तो अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण एक प्रकार का टेस्ट है जब आप ये जानना चाहते हो कि आपके बच्चों को कोई चीजें कितनी समझ आई हैं, आपने जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बच्चों को पढ़ाया है उसका बच्चों ने कुछ उपलब्ध भी किया है या नहीं किया है। So we are going to or assess the aspect of intellectual aspect of the learner. So we can say that achievement test is a kind of a test in which we are going to assess the students intellectual level. So achievement test में आपके पास क्या हो सकता है, we have the different kind of achievement test। हमारे पास oral test भी हो सकते हैं और written test भी हो सकते हैं। और written test में भी आपके पास क्या subject matter हो सकता है भाई, आपके पास MCQs मतलब objective type questions हो सकते हैं, recognizable question हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ऐसे हम बच्चों के अचीवमेंट को मेजर कर सकते हैं और कुछ हमारे पास अचीवमेंट टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो स्टैंडर्डाइज भी होते हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमारे फिक्स्ड ड्यूरेशन पे हम कैसे कैसे टेस्ट ले सकते हैं और ये टेस्ट हमारे पास कैसे होने चाहिए एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ टेस्ट इन अ क्लासरूम। डेफिनेशन, अचीवमेंट टेस्ट इज अ वन डिजाइन टू मेजर द नॉलेज। क्या हुआ, उपलब्धि परीक्षण क्या है, एक ऐसा टेस्ट जो बच्चों की नॉलेज ज्ञान को, अंडरस्टैंडिंग उनकी समझ को और उनके कौशल को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या ग्रुप में बच्चों को समझ पाए, ये फ्रीमैन कहते हैं। अ जनरल अचीवमेंट टेस्ट इज अ वन डिजाइन टू एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ सिंगल स्कोर, जिसमें बच्चों के आप एक नंबरिंग का स्कोर देके बता सकते हो रिलेटिव अचीवमेंट क्या थी फील्ड ऑफ अचीवमेंट में। देन प्रोफिशिएंसी आपको पता चलती है इस टेस्ट से, ये सुपर कह रहे हैं कि कितना लर्न किया है, कितना लर्न कर सकते हैं, कितना परफॉर्म किया है। और अचीवमेंट टेस्ट इसलिए भी डिजाइन किया जाता है कि बच्चों की सर्टेन स्किल को भी हम प्रोफिशिएंसी देख लें कि बच्चा कॉम्पिटेंट है रिगार्डिंग दैट स्किल और नॉट, मतलब उस कौशल के लिए। इसके बाद आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं या फिर क्या लक्षण है। अचीवमेंट टेस्ट इज अ टूल और डिवाइस, मतलब ये हमारे पास एक प्रकार की क्या है, टूल है, उपकरण है या एक प्रकार की डिवाइस युक्ति है जिससे हम बच्चे की अचीवमेंट उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इट इज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी, एक प्रकार का कंट्रोलिंग प्रोसेस है, मतलब शिक्षण और अधिगम को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया है। मान लो कोई टीचर पढ़ा के चला गया और किसी मतलब उनके एचओडीज को, प्रिंसिपल को यही नहीं पता चल रहा कि बच्चे अचीवमेंट कितने कर रहे हैं, तो कोई भी टीचर कैसा भी पढ़ा सकता है, इवन ना भी पढ़ाए तो चल जाएगा वो, क्योंकि वी डोंट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पैरामीटर जिसपे हम मेजर कर पाए। इट हेल्प इन असरटेनिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द लर्निंग, बच्चों ने कितना याद किया है और कैसी क्वालिटी रही है, मतलब हम गुण भी देख सकते हैं उसके और मात्रा भी देख सकते हैं उस क्वालिटी की, विशेषता की। ठीक है, नेक्स्ट है इट मेजर्स द प्रेजेंट एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न, मतलब कि जो व्यक्ति है उसकी क्षमता ये है कि उसे समझ आया नहीं समझ आया। इट प्रोवाइड्स फीडबैक बोथ टू द टीचर एंड द स्टूडेंट, बच्चों को भी और टीचर को भी फीडबैक देगा ये। इट मेजर्स कोग्निटिव एज वेल एज नॉन कोग्निटिव आउटकम ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा के संज्ञान और गैर संज्ञान परिणाम को भी मेजर करेगा।
सो नेक्स्ट आते हैं हमारे, आई थिंक आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई है कि ये टूल है, टेक्निक है, कितना बच्चों ने फीडबैक लिया और इजी टू हैंडल है, और एक काइंड ऑफ स्कोर हम टीचर्स को प्रोवाइड कर सकता है कि बच्चे को कोई चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, एंड इट विल ऑल्सो टेल द क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को अगर मैं बाइफर्केट करूं तो हमारे पास कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो स्टैंडर्डाइज हैं, जो मानक हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो टीचर मेड हैं। सो टीचर 3 फॉर्म से अपने टेस्ट ले सकता है, दैट कैन बी द रिटन फॉर्म, द ऑरल फॉर्म, द प्रैक्टिकल फॉर्म, लिखित, मौखिक और हमारी प्रयोगात्मक। इसमें भी हमारे पास लिखित में कुछ आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चंस और कुछ आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। इनकी बाइफर्केशन भी मैं आपको बताऊंगी। सो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे टेस्ट जो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं एंड दैट आर प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं या फिर तैयार किए गए हैं। और इन टेस्ट के अंदर चाहे आपकी एज क्या है, ग्रेड क्या है, रूरलिटी है, अर्बैनिटी, सक्सेस, इन सब बेसिस के ऊपर भी आपको एक पैरामीटर के ऊपर स्टैंडर्डाइज कर लिया गया। जैसे हम एलडीसी के टेस्ट देने जाते हैं, डीएसएसबी के टेस्ट देने जाते हैं, ये बिल्कुल स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। सो अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एक मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, इज अ वन इन विच द प्रोसीजर apparatus scoring have fixed so that precisely the same test can be given in a different time and place। मतलब इस प्रकार से उनका स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रिपेयर किया जाता है कि आप वही टेस्ट डिफरेंट प्लेस पे या डिफरेंट टाइम में भी अगर दोगे तो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी बिल्कुल सेम ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास टीचर मेड टेस्ट, टीचर के द्वारा बनाई गई। तो वो टेस्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर, जो अध्यापकों या शिक्षक के द्वारा निर्मित किए गए हों, वो हमारे टीचर मेड टेस्ट कहलाते हैं। ये टेस्ट टीचर्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, ऑब्वियस, और टीचर्स इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि बच्चों ने उनके पढ़ाए गए, समझाए गए कंटेंट से कितनी नॉलेज को गेन किया है, ग्रास्प किया है। ये मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया 3 मुख्य प्रकार, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक, मतलब ऑरल, रिटन एंड कौन सा प्रैक्टिकल एबिलिटी को मेजर करने के लिए। एंड दीज आर मोर रिलायबल, क्योंकि एज अ टीचर हम सबको पता है कि हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है और बच्चों की नॉलेज कितनी है, तो हम उसके अनुसार हम अपने टेस्ट भी मॉडिफाई और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास क्या हो, सबसे पहले मतलब मेन 3 चीजें ना आपको हमें सबको याद रखनी है। फर्स्ट मेन थिंग है आपकी कि जब भी आप प्रिपेयर करोगे तो आप अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे। दूसरा, आप डिसाइड करोगे कि क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब आपके क्या कंटेंट रहेंगे और किस प्रकार का टेस्ट आप बच्चों के सामने देने वाले हो। तीसरा, आप याद रखोगे इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसे करोगे, तभी आपके स्टेप जो टेस्ट है एक अच्छा टेस्ट बन पाएगा। सो क्या स्टेप है? द कंटेंट, जो कंटेंट आपको देना है उसका ध्यान रखोगे, मतलब जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है या शेड्यूल है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। टेस्ट आइटम कैसे फाइनलाइज करोगे कि आपको डिफिकल्टी कैसे रखनी है, किस कॉन्सेप्ट से कितने मार्क्स का पेपर देना है, क्या रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर रहेगी। आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन और स्किल बेसिस, हम ये ऑब्जेक्टिव उनकी वेटेज के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर सकते हैं। आउटलाइन द कंटेंट वेटेज की ये वाला चैप्टर 5 नंबर का आएगा, ये वाला चैप्टर 10 नंबर का आएगा, इस चैप्टर में आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन वैसे ही फॉर्मुलेट करने हैं, प्री प्लान कर लेना है फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट प्री प्लान करोगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगी, आप एमसीक्यू डालोगे, उसके पहले इंस्ट्रक्शंस आपकी कुछ होती हैं वो रहेगा, टाइम कितना दोगे, आप मैक्सिमम मार्क्स बच्चे कितने गेन कर सकते हैं और कौन सी कक्षा के लिए है, मार्किंग स्कीम बनाओगे। ठीक है, तो ये एक टेस्ट का एक सैंपल क्राइटेरिया है। मान लो होल नंबर चैप्टर है, ठीक है, मार्क 1 नंबर के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन है, 1, तो मतलब 2 + 3 हुआ है अब तक। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है और हाफ, मतलब 2 + 3 + 4 + 2 विच मीन्स 5, 4, 9 और 2 11 मार्क्स होल नंबर को गए हैं। नेक्स्ट आता है नोइंग द नंबर। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 + 2, 3 नंबर का भी 1 क्वेश्चन प्लस 4 नंबर का 1 क्वेश्चन और उसका आधा, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 12 मार्क्स। ऐसे ही प्लेइंग विद नंबर, मतलब अलग अलग यहाँ पे मैंने कंटेंट या चैप्टर्स लिखे हुए हैं कि टोटल 90 नंबर का आपका पेपर आएगा और ये बाइफर्केशन आएगी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा अ फ्यू पॉपुलर अचीवमेंट टेस्ट। कुछ अचीवमेंट टेस्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट है हमारा, किसने दिया था, वेशलर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, वेशलर ने दिया था। ये क्या था, ये वेशलर जो टेस्ट था ये सेकंड एडिशन था, वेशलर वेट के नाम से सेकंड, एंड एसेस द एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट की बात कर रहे हैं मेनली। इन्होंने ना, मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताऊं तो 4 चीजों को मेजर करने के लिए इन्होंने बनाया था। चारों स्किल हमारी कौन कौन सी, रीडिंग, राइटिंग,
लिसनिंग एंड अर्थमेटिक, इन सब के लिए। जैसे रीडिंग में बात करूं तो इन्होंने ऑरल दे लिए थे, राइमिंग दे ली थी, पोएम रिसाइटेशन दे ली थी। रिटन की बात करूं तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ गए थे। और अगर लिसनिंग की बात करूं तो वहां पे बच्चा कितना अच्छे से सुन पा रहा है और फिर वैसे ही कैसे प्रोनाउंस कर पा रहा है। और अर्थमेटिक्स में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ क्या दिए थे, मैथमेटिक्स के सम दिए थे बैचलर्स इंडिविजुअल टेस्ट में, ठीक है। 4 बेसिक स्किल थी, रीडिंग, मैथ, राइटिंग एंड ओरल लैंग्वेज, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना स्केल प्रिपेयर किया था। हमें ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, और इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन द फर्स्ट ईयर सेक्शन तो आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट पे फोकस करो, आपको ये दोनों स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं याद करने हैं। नेक्स्ट है पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट में भी 4 चीजों पे ही बात की थी। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो वाला टेस्ट था ये हमारा किसके लिए था, एज ऑफ 5 to 22 ईयर्स के लिए, मतलब 12th ग्रेड के लिए चल जाएगा। किससे लेकर, छोटे लेवल से लेकर हमारी 12th क्लास के लेवल। जो बैचलर इंडिविजुअल टेस्ट था वो क्या था हमारा, किसके लिए था, बच्चों के लिए भी था, एडोलेसेंट के लिए भी था, कॉलेज गोइंग के लिए भी था। मतलब हम कह सकते हैं कि थोरो एज के लिए था पूरा, मतलब हमारे जो बच्चे लर्निंग में हैं उससे लेके 85 साल के आदमी तक इस बैचलर टेस्ट को कर सकते हैं। जबकि पीबॉडी टेस्ट जो था वो हमारा कैसा था, वो हमारा एज ग्रुप के लिए था 12th तक ग्रेड के लिए, मतलब हमारे 5 से 22 साल के बच्चों के लिए था। इन्होंने भी किस चीजों पे बात करी थी, इन्होंने भी बेसिक स्किल पे बात करी थी। कौन कौन सी, हमारे एरियाज जनरल इन्फॉर्मेशन, रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, इन पे ही बात हुई थी। और ये टाइम टू टाइम वेरी करते थे, मतलब वी कैन नो दैट कि अगर बच्चा 6th क्लास में तो उसका टेस्ट कुछ और मिलेगा, बच्चा 1st क्लास में तो उसका टेस्ट कुछ और मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इफ यू वांट टू रीड मोर तो स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट इज आवर यूसेज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को आप कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो, क्लास में कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन में कर सकते हो, कॉलेजेस में कर सकते हो, किसी बच्चे को ट्यूटोरियल दे रहे हो आप तब भी कर सकते हो, तो कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। तो यूसेज में फर्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, कि बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता थी, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे से, वो बच्चे ने फाइंड की है या नहीं की है। इंफॉर्मेशन किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, या बच्चे की अचीवमेंट कितनी हुई है उसके लिए हम अचीवमेंट टेस्ट को प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर, कि टीचर ने जो टीचिंग की है वो वैल्यूएबल है या इफेक्टिव थी या नहीं थी। इसके बाद आता है हमारा शॉर्ट लिसनिंग स्टूडेंट फॉर द स्पेशल प्रोग्राम, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल प्रोग्राम को बहुत कम सुनते हैं, तो हम उनके लिए भी ये यूसेज कर सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट का, कि पता चल जाए कि बच्चों ने सुना ही नहीं है या फिर बच्चे उस पर कार्य ही नहीं कर रहे हैं। फिफ्थ है मिसलेनियस रिक्वायरमेंट। मिसलेनियस रिक्वायरमेंट की आपको असेसिंग टूल्स बनाने हैं, आपको अपना रिजल्ट दिखाना है, आपको अपनी खुद की अचीवमेंट दिखानी है, आपको अपनी आपको अपने प्रोफेशनल एथिक्स या फिर प्रोफेशन में अपग्रेड करना है, अपलिफ्टमेंट के लिए चाहिए, या बच्चे की आप बच्चे की पर्सनल रिक्वायरमेंट को फुल कर रहे हो, तो वो हमारी मिसलेनियस रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगी। ये हमारे अचीवमेंट टेस्ट है। सबसे पहले मैंने आपको अचीवमेंट टेस्ट में क्या बताया कि हमारे एक ऐसे टेस्ट होते हैं जो बच्चों की अचीवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए जाते हैं, आपके लर्निंग लेवल को देखने के लिए, एकेडमिक स्किल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, और बच्चों को कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग दैट कंटेंट, उसके लिए जो भी आप टेस्ट प्रिपेयर करते हो वो आपका अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। इज एक्शन रिसर्च। आपने नाम सुना है कभी एक्शन रिसर्च का? तो आज हम एक्शन रिसर्च के बारे में जानेंगे कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये एक्शन रिसर्च किसके द्वारा दी गई है, कौन इसका फादर था, या हम इसे यूज कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है इसका, क्या पाथ ये फॉलो करता है। तो इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। Okay, now first of all, who is the father of action research? Many a time this question arises in TET exams की या फिर किसी भी टीचर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक्शन रिसर्च के फादर कौन थे। तो एक्शन रिसर्च के फादर थे कर्ट लेविन। ये आपको टर्म बहुत ध्यान रखनी है कि एक्शन रिसर्च के फादर किन्हें माना जाता है। तो एक्शन रिसर्च के फादर माना जाता है कर्ट लेविन। नाउ बैकग्राउंड मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ था, क्या था, और कैसे एक्शन रिसर्च आई थी, किसने यूज की थी, पहली बार टर्म किसने कॉइन की थी, ये सारी चीजें। द टर्म कॉइंड बाय कर्ट लेविन। तो हमें दो चीजें अभी तक पता चली हैं कि फादर भी एक्शन रिसर्च के कर्ट लेविन है, और ये टर्म भी किसने दी है, कर्ट लेविन ने दी है। अपने कौन से रिसर्च पेपर में दी है, तो वो है एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स। एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स।
एजुकेशन में कौन लेके आया था इन्हें? तो एजुकेशन में लेके आए थे स्टीफन कॉरे। कौन लेके आया था? स्टीफन कॉरे। ओके, एक्शन रिसर्च किसके ऊपर बेस करती है? तो ये बेस है कर्ट लेविन की। हमें पता चला कर्ट लेविन लेके आए, उन्हीं का रिसर्च पेपर था, बट कौन सी थ्योरी से है ये? उनकी फील्ड थ्योरी से है। देन बुक कौन सी थी? एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, मतलब स्कूल में होने वाले जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, जो अभ्यास हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। क्लियर? एक्शन रिसर्च के फादर कर्ट लेविन लेके आए, मतलब टर्म कॉइन की कर्ट लेविन ने। एजुकेशन में लेके आए स्टीफन कॉरे। कौन सी थ्योरी थी? कर्ट लेविन की ही थ्योरी थी, फील्ड थ्योरी। एंड बुक कौन सी लिखी उन्होंने? एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। अब हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि एक्शन रिसर्च होती क्या है। द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट और इवेल्युएट देयर डिसीजन और एक्शंस। ये स्टीफन कॉरे ने कहा। हम क्या मान सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टीफन कोरे ये कहते हैं कि जब भी प्रैक्टिशनर्स, मतलब अगर कोई टीचर है, कोई प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी फील्ड में है, तो वो प्रैक्टिशनर्स के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपका एनवायरनमेंट इतना वेल एंड गुड है कि आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं। आप जहां पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, आप जहां पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, तो आपके एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, या फिर आप अपनी गाइडेंस किसी और को प्रोवाइड कर रहे होते हो। सेकेंडली, अगर आपने कोई पाथ गलत कर दिया है, आप किसी कोई गलत चीजें कर दी हैं आपने, तो उसे कैसे करेक्ट किया जाएगा। और अगर आप एज अ टीचर हो, तो आपको सेल्फ इवेल्युएशन भी कैसे करना है और स्टूडेंट इवेल्युएशन भी कैसे करना है। क्लियर? देन सीवी गुड ने क्या कहा है? एक्शन रिसर्च एक टाइप की रिसर्च होती है जो टीचर्स के द्वारा यूज की जाती है, सुपरवाइजर्स के द्वारा यूज की जाती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी से यूज कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, या फिर अपने डिसीजन और एक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। आई थिंक आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर है। देन नेक्स्ट, अब आती है क्लासिफिकेशन, मतलब रिसर्च की, एक्शन रिसर्च की क्लासिफिकेशन नहीं है, ये है रिसर्च की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट है द बेसिक रिसर्च। देखो, अब बेसिक रिसर्च का क्या मतलब है? जैसे हमें लाइट इन्वेंट करनी थी, तो लाइट के लिए किसी ने तो ये सोचा होगा ना कि जैसे सूरज चमकता है दिन में, तो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों ना हो जो रात में भी हमें एज अ सन की तरह हमें लाइट दे रहा है, मतलब लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वी कैन एबल टू सी द थिंग्स इन नाइट ऑल्सो। तो बेसिक रिसर्च क्या होती है? जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए जो रिसर्च अटेम्प्ट की जाती हैं, या बिल्कुल बेसिक है, उनके पीछे कोई ऐसी चीजें नहीं है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है और हम उन्हें दोबारा से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं इन्हें। किसी जनरलाइजेशन तक पहुंचने के लिए, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जनरलाइजेशन ये हो सकती है कि द वार्ड्स ऑफ वर्किंग मदर, जो वर्किंग मदर के बच्चे होते हैं, दे आर क्वाइट, वी कैन से दैट दे आर क्वाइट लेस अटेंटिव, वो लेस अटेंटिव होते हैं, और दे आर क्वाइट आइसोलेटेड, मतलब जिनकी मम्मा भी वर्किंग होती है, जिनके फादर भी वर्किंग होते हैं, तो उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो आइसोलेट से हो जाते हैं, कम बातें करते हैं। तो ये जनरलाइजेशन कैसे पहुंचूंगी मैं? जब मैं कुछ सैंपल लूंगी, मैं कोई रिसर्च करूंगी, मान लो मैंने 100 बच्चों का डाटा लिया, तो उनसे पूछने की कोशिश करूंगी जिनकी मम्मी वर्किंग है, तो उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। इफ दे आर इंट्रोवर्ट टाइप और वो किसी से बात नहीं करना चाहते, तो मैं ये अपनी रिसर्च के बाद दिखा सकती हूँ कि मैंने ये डाटा कलेक्ट किया एंड आई टॉक टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उनसे पता चला कि वो बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ये बेसिक रिसर्च है, मतलब जब आपको किसी जनरलाइजेशन तक जाना होता है। इसके बाद आती है अप्लाइड रिसर्च। अब आपने बेसिक रिसर्च कर ली, अब आप उसको अप्लाई करने जा रहे हो कि मैंने जाना कि बच्चे जिनकी मदर वर्किंग होती हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, दे आर आइसोलेटेड इन नेचर, तो मैंने इन्हें अप्लाई कर लिया। मैं पहले बच्चों का डाटा देख लेती हूँ और मुझे पहले से ही पता है, ये जनरलाइजेशन मेरे पास है कि दे आर नॉट दैट गुड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो मैं उसे रिसर्च को अपनी किसी पॉपुलेशन ऑफ सैंपल पे
यूज कर लूंगी। मैंने डाटा लिया था 100 बच्चों का, पर मेरे स्कूल में है 600 बच्चे, तो मैंने उस डाटा को यूज कर लिया कि अगर मेरे पास 600 बच्चे हैं तो उनमें से 350 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी वर्किंग है, तो मैंने ये जनरलाइजेशन अप्लाई कर ली। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि बेसिक रिसर्च होती है जो बिल्कुल फंडामेंटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जनरलाइज की जाती है, यूनिवर्सल बनाने के लिए। देन अप्लाइड रिसर्च होते हैं कि आपने जो बेसिक रिसर्च निकाली थी उसमें उसकी एप्लीकेशन कर देना, मतलब उसी रिसर्च को आप क्या कर लोगे, यूज कर लोगे, यूसेज देख लोगे उसकी। क्लियर? एंड द थर्ड वन आर एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जब आप एक क्लासरूम में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो टीचर्स कैसे डील कर रहा होता है, सिंगल टीचर या फिर नंबर ऑफ टीचर्स उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए कैसे डील कर रहे होते हैं। क्लियर है? आगे मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अब इसके गुण क्या है। सबसे पहले है सॉल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम। मैंने अभी आपको बोला कि एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि जो भी टीचर्स के सामने कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, टीचर्स उनसे डील कर रहे होते हैं, है ना, डील कर रहे होते हैं और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जब मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ तो टीचर्स अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना, कि मान लो मेरी क्लास में एक बच्चा है जो नेल बाइटिंग करता रहता है और उसका पूरा ध्यान नेल बाइटिंग पे ही रहता है, तो मैं ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, या फिर दुनिया में जितने टीचर्स हैं वो सभी से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, नहीं, वो इंडिविजुअल टीचर फेस कर रहा होगा या कुछ टीचर्स फेस कर रहे होंगे। तो हमारी जो लोकल प्रॉब्लम है, हमारी जो डे टू डे लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में काम आती है। तो क्लासरूम प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी बोला नेल बाइटिंग, तो टोरेंसी है, इनडिसिप्लिन है, मतलब बच्चे बहुत कम आते हैं, या फिर एब्सेंटीज ज्यादा है, या लेट कमर्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्च मैं करूंगी वो मेरी एक्शन रिसर्च कहलाएगी। ठीक है? इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है कि साइंटिफिक मेथड कौन सा मेथड होता है जिसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को, किसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हो, तो वही मेथड आपका साइंटिफिक होता है। और वो स्टेप एक हायरार्की में होते हैं और वो स्टेप सारे के सारे लॉजिकल होते हैं। लॉजिकल मीन्स कि आपने एक स्टेप परफॉर्म किया, देन यू गो फॉर द सेकंड स्टेप, देन यू गो फॉर द थर्ड स्टेप, और वो जो थर्ड स्टेप है वो ऊपर वाले 2 स्टेप से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है? तो हमारी साइंटिफिक मेथड कैसे है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। बच्चा, अगर मैंने कहा कि बच्चा मेरी क्लास में एक्टिव नहीं है, तो मुझे पहले उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली ढूंढना है कि वो एक्टिव नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, मतलब आई हैव टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम। देन आई हैव टू कलेक्ट डाटा मतलब बच्चे के पास जाऊंगी, बात करने की कोशिश करूंगी, अदर टीचर से बात करूंगी, उसके पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करूंगी, बच्चे का रिकॉर्ड देख लेंगे हम, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे का डाटा कैसा है। देन उस डाटा को मैं एनालाइज करूंगी, मतलब उस डाटा पे मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है। देन ड्राइविंग, मतलब मुझमें उसमें से तो कुछ मिलेगा ना, फिर मैं अपना एग्जीक्यूशन कर लूंगी। इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद मेरी फाइंडिंग सामने आ जाएंगी कि मैंने ये सारे स्टेप्स किए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी और एट लास्ट मेरे बच्चे में अब ये प्रॉब्लम नहीं रही है। ठीक है? और ये सारी चीजें हमें लोकल मीन्स से ही करनी है। लोकल मीन्स इन द सेंस कि हमें कोई भी एक्सपेंसिव चीजें नहीं यूज करनी है और हमें ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स यूज करने हैं जो आपकी लोकल डेली लाइफ में एज अ रिसोर्स आपकी कम्युनिटी में ही अवेलेबल हो जाते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम कौन कौन सॉल्व कर सकता है, तो स्टेक होल्डर कर सकते हैं, मतलब आपके स्कूल के जो मैनेजर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कर सकते हैं, टीचर कर सकता है, कंसर्न ग्रुप कर सकता है, मतलब मान लो स्कूल ने कमेटी ही बना दी है कि ग्रीवेंस कमेटी बना दी है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी एज रिगार्डिंग टू टीचर होगी, स्टूडेंट होगी, तो इन सभी चीज को कौन पूरा कर लेगा, वो कंसर्न ग्रुप। देन ग्रुप ऑफ टीचर भी कर सकते हैं, हो सकता है कि वही प्रॉब्लम नंबर ऑफ टीचर्स को सामने आ रही हो, मतलब एक बच्चा वही चीजें 4-5 क्लासेस में भी कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ टीचर मिलके कर लेंगे। देन कोलैबोरेटिवली, ऐसा भी हो सकता है कि सब इंडिविजुअली कर लें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, या सब मिलके कर लें कि सारे मिलके बैठते हैं, बच्चों से बात करते हैं, सब इकट्ठे डाटा कलेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? देन स्पाइरल रूट कैसा होता है, स्पाइरल रूट कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, प्लान, एक्ट,
ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लान करेंगे, देन एक्ट करेंगे, देन ऑब्जर्व करेंगे, देन रिफ्लेक्ट करेंगे। इफ यू फाइंड आर रिजल्ट, अगर हमें रिजल्ट मिल जाता है तो हम अपना प्रोसीजर यहीं छोड़ देंगे, और अगर हमें नहीं मिलता है तो हम फिर से क्या करेंगे, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, और ऐसे ही हम प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ऐसे ही हम लास्ट तक करते रहेंगे जब तक हमें अपना रिजल्ट नहीं मिल जाता है। मतलब जब तक हमारा रिजल्ट का क्या मतलब है, प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व तक नहीं पहुंचोगे, आप इस बात को क्या करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे। तो आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है PAOR की फुल फॉर्म क्या है। तो प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। प्लान मतलब पहले आप एक प्लान बनाओगे, एग्जीक्यूशन करोगे, एक्ट का मतलब एग्जीक्यूशन, यू हैव टेक द एक्शंस, देन ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर एक्शंस आपके बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, एंड देन हम क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद है पर्पस। अब हमें एक्शन रिसर्च करनी क्यों है, इसका क्या एम रहा होगा, ऐसे कौन से रीजंस रहे होंगे कि हमें एक्शन रिसर्च परफॉर्म करनी पड़े। तो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। आपको किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत है तो आप इसीलिए उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। देन लॉजिकल कॉम्पिटेंस। लॉजिकल कॉम्पिटेंस का मतलब है कि हमें एक ऐसी मास्टरी तक पहुंचना है जो लॉजिकल हो, जो इमेजिनरी ना हो। देन स्कूल कल्चर को इनहेंस करने के लिए, अगर मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, 10 नहीं मानो सिंगल बच्चा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके एनवायरमेंट में जितने बच्चे बैठेंगे, उसके साइड वाला बच्चा, उससे पीछे वाला, उससे आगे वाला, वो भी उससे क्या हो जाएंगे, उसकी वजह से उनपे भी इफेक्ट होगा, इफेक्टिव होंगे। ये इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि अगर सारे बच्चे, एक बच्चा भी ऐसा करेगा तो आपकी क्लास में 10 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जब 10 बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप एक अच्छे टीचर नहीं कहला सकते, क्योंकि वो 10 बच्चे आपकी क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व ही नहीं है। तो स्कूल कल्चर को, मतलब स्कूल का जो कल्चर है, क्योंकि बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं, उसको इनहेंस करने के लिए हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ी। देन डेवलपिंग ऑफ प्रोफेशनल या बिल्डिंग ऑफ प्रोफेशनल कल्चर। मतलब आपका टीचिंग एक प्रोफेशन है, तो आप अपने प्रोफेशनल कल्चर को भी इनहेंस करने के लिए कि यस यू आर अ गुड टीचर इफ इन योर क्लास ऑल लर्नर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। देन है इरोडिंग सोशल चैलेंजेस। अब हमारे सामने जो सामाजिक रुकावटें या बाधाएं आती हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ी है। देन अ मीन ऑफ इंजेक्टिंग एडिशनल अप्रोच। मतलब एक एडिशनल अप्रोच को इंजेक्ट करने के लिए भी टीचिंग और लर्निंग में हम क्या लेके आए हैं, एक्शन रिसर्च करके आए हैं। मतलब एडिशनल अप्रोच का मतलब है, ये सारी चीजें तो हमारे पास थी जो ट्रेडिशनल थी कि हमें पढ़ाना है, हमें मटेरियल्स प्रोवाइड करने हैं, हमें प्रोजेक्ट वर्क देना, ये सारी चीजें थी, बट एक नई चीज आपकी टीचिंग एंड लर्निंग में आई है, जिससे आप अपनी टीचिंग लर्निंग को क्या कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो। देन इससे क्या होता है, आपका कंटेंट एनरिचमेंट, मतलब जो आप करिकुलम लेके चले हो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, उसकी भी इनरिचमेंट हो जाएगी। देखो एक्शन रिसर्च सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं की जा सकती, एक्शन रिसर्च करिकुलम में भी की जा सकती है। मान लो बच्चे की क्लास 4th में है और उसे बोल दिया जाए कि आप पूरा हमारा डाइजेशन सिखा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे एक एक चीजें सीख जाएं कि बाइल जूस कब रिलीज होता है, कौन सी हमारे डक्ट्स में जाते हैं, क्या होता है, इन चीजों को बच्चा नहीं जान सकता। तो करिकुलम की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए भी हमारी एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ी है, क्लासरूम को बेटरली मैनेज करने के लिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। देन पेडागोजिकल टेक्निक है, अभी मैंने बताया आपको कि एक एडिशनल अप्रोच है जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो पेडागोजिकल का मतलब होता है कि चाइल्ड रिलेटेड है, पैडा रिलेटेड है मतलब चाइल्ड के बिहेवियर से रिलेटेड, और चाइल्ड के बिहेवियर को आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो भी हमें एक्शन रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब टाइप्स क्या हैं, ये एक्शन रिसर्च का टाइप है, एंड दैट
बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च वो रिसर्च के टाइप थे। फर्स्ट है इंडिविजुअल टीचर रिसर्च। देखो नाम से समझ आ रहा होगा, जिसके अंदर हमारा एक ही व्यक्तिगत जो अध्यापक है, अध्यापिका है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, मतलब जहां पे एक टीचर है और उस टीचर के सामने ही कोई क्लासरूम प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद कोशिश कर रहा है अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देन आते हैं कोलैबोरेटिव, जो मैंने तुम्हें बताया कि स्टेक होल्डर भी ले सकते हैं, कोलैबोरेटिव भी हो सकते हैं, मतलब जहां पे नंबर ऑफ टीचर हैं, 2, 3, 4 टीचर मिलके क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल पार्टिसिपेटरी इन द एक्शन रिसर्च होल प्रोसेस। तो वो सभी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये तब होता है जब सिंगल प्रॉब्लम एक सिंगल टीचर, इंडिविजुअल टीचर के सामने ना आए, वो नंबर ऑफ टीचर्स के सामने आए। क्लियर? देन स्कूल वाइज होती है कि पूरे स्कूल को वो प्रॉब्लम मिल रही है, जैसे कि टॉयलेट्स में नेस्टी कमेंट्स लिख देते हैं बच्चे, कुछ कुछ लिख के चले जाते हैं, ईव टीजिंग होती रहती है, हरासमेंट होती रहती है, जैसे सीनियर कर देते हैं। तो ऐसी कोई अगर प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ रही है, नंबर ऑफ बच्चों के सामने आ रही है, इसे भी छोड़ो, इससे भी आसान मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है। तो प्राइवेट स्कूल वाले टॉन्ट कस रहे हैं बच्चों पे, तो ये हमारी स्कूल वाइज एक्शन रिसर्च होगी कि वो पूरा स्कूल उस टॉन्ट को, उन टीज को खत्म करने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाके क्या एक्शंस दे रहा है या ले रहा है। क्लियर है? ओके, तो टाइप समझ आ गए। इंडिविजुअल एक टीचर एक प्रॉब्लम, ग्रुप नंबर ऑफ टीचर्स के सामने वही सेम प्रॉब्लम आ रही है, एंड स्कूल वाइज जब सेम प्रॉब्लम पूरे स्कूल के सामने आ रही है। क्लियर? देन आउ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले जब मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करनी है अपनी प्रॉब्लम की कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, जब आप अवेयर होगे कि मेरी प्रॉब्लम ये है। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, लाइक आप पढ़ने बैठते हो और आपको लगता है कि ना मेरा दिन बहुत छोटा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, तो मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैं ज्यादा फोन तो नहीं यूज कर रही हूँ, मैं दिन में सो तो नहीं जाती हूँ, या मैं अपने टाइम्स में ज्यादा अपने काम में ज्यादा टाइम तो नहीं कंज्यूम कर रही हूँ। मतलब एग्जैक्ट मुझे प्रॉब्लम ढूंढनी है, तभी उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के आप स्टेप उठाओगे। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे और उसे एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे कि यस दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक लाइन की फॉर्मेट में लिख दोगे। देन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फर्स्ट यही है कि आपको आपकी प्रॉब्लम को जानना है, ढूंढना है। देन स्टेट द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बना देनी है। और किस चीज का ध्यान रखना है, आपको इतनी बड़ी लेंथी प्रॉब्लम नहीं बनानी है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, उसका रीजन है कि मैं इंस्टा चला लेती हूँ, मैं बहुत टाइम वेस्ट करती हूँ। नहीं, आपको ब्रीफ लिखना है और क्लियर होना चाहिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम समझ आए कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या थी और आपने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया। देन है बैकग्राउंड। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब है नेचर मतलब बच्चे जो भी प्रॉब्लम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो फिजिकल किसी डिफॉर्मिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, टीचर इनकॉम्पिटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसी भी प्रॉब्लम है उसका नेचर जानना है कि उस प्रॉब्लम का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देन इंटेंसिटी का मतलब वो प्रॉब्लम बहुत सीवियरली हाई हो गई है या अभी लो है, तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। मतलब अगर प्रॉब्लम की इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई है तो आपको आपके जो एफर्ट है वो ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अगर प्रॉब्लम जस्ट स्टार्ट हुई है तो उसको क्योर करने के लिए आप इजी स्टेप्स में भी कर सकते हो। तो बैकग्राउंड में क्या क्या जानना है, प्रॉब्लम का अराइज होने का रीजन ही क्या है, प्रॉब्लम सामने ही क्यों आई है। ठीक है, पहले प्रॉब्लम के बैकग्राउंड जानते वक्त आप ये भी ध्यान रखोगे कि प्रॉब्लम आई क्यों है, क्या रीजंस रहे हैं। नीड, क्या जरूरत रही है इस प्रॉब्लम की, मतलब अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगी तो क्या होगा, अगर करूंगी तो क्या होगा। तो नीड क्या है, जरूरत क्या है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे क्लास में बच्चा बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, एंड व्हेन दे आर इनडिसिप्लिन तो दे आर नॉट इफेक्टिवली एक्टिवली लिसनिंग माई जो भी थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन है। देन वाई इंपॉर्टेंट फॉर द लर्नर। अब ये तो मेरी बात हो गई कि मेरी क्लास में बच्चा बहुत इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा तो आई एम नॉट अ गुड टीचर, ये मेरी बात है। लर्नर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर वो बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो उसके ग्रेड्स कम हो जाएंगे, उसे इंफॉर्मेशन नहीं गेन होगी, और जब वो नेक्स्ट क्लासरूम में चला जाएगा या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा,
एल्स तो वो प्रमोट ही नहीं होगा अगर वो इतने ज्यादा चीजें कर रहा है अपनी क्लास में, और अगर प्रमोट हो जाता है तो वो वही सारी डिफिकल्टी कॉन्टिन्यूसली होती चली जाएंगी एंड ही और शी गोइंग टू बी अ डल स्टूडेंट। क्लियर? थर्ड है आइडेंटिफाई रिसर्च क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाना है, आपको फॉर्मेट में बनाना, क्वेश्चन के फॉर्मेट में क्या बनाना है जिसका आपको आंसर ढूंढना है। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं, तो मैं पहला अपना क्वेश्चन ये बना सकती हूँ कि क्या मेरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एब्सेंटीज हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं ये बना सकती हूँ द रीजन बिहाइंड द एब्सेंटीज, वाई द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। फर्स्ट तो मैंने ये बना लिया कि बच्चे रहते हैं, क्या रहते हैं। सेकंड मैंने ये बना लिया कि वाई दीज आर एब्सेंट, ये क्यों रहते हैं। थर्ड मैंने ये बना लिया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज एब्सेंटीज। अब इन क्वेश्चंस का मुझे क्या ढूंढना है, आंसर्स ढूंढने। Realizing the need of the solving problem, the practitioners think of finding answer of certain data। मतलब मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन फॉर्मेट में इसीलिए बनाना है क्योंकि मैं जाके उनके आंसर ढूंढने वाली हूँ। ट्रांसलेट द रिसर्च क्वेश्चन टू द प्रेडिक्शन और एक्सपेक्टेड आउटकम। और हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है उन्हें ऐसे बनाना है कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। क्लियर? यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगा, मैं एक बच्चे के एक्शन रिसर्च ड्रॉप कर दूंगी कि एक्शन रिसर्च बनती कैसे है, क्योंकि इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एससीपी। तो आपके स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी आपको एक एक्शन रिसर्च परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा डालना होगा या फिर आपको किसी बच्चे की जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड थी आपको उसका डाटा प्रोवाइड करना होगा। सॉरी। देन आप क्या करोगे, कलेक्टिंग डाटा। अब डाटा कलेक्ट करने के स्टेज पे आ जाओगे। आपने प्रॉब्लम ढूंढी, डिफाइन किया, क्यों आई है, रिसर्च क्वेश्चंस बना लिए। देन आप डाटा कलेक्ट करोगे, मतलब आपके टूल्स हो सकते हैं आपके पास डाटा कलेक्शन के। आप क्वेश्चनियर, बच्चे से क्वेश्चन परफॉर्म करा दो, आपने क्वेश्चन पेपर दे दिया, बच्चे को देख लिया, अपने बच्चा कर ही नहीं पा रहा है तो मैं जाकर आंसर ढूंढ रही हूँ कि क्यों नहीं कर पा रहा है। इंटरव्यू ले लो, पर्सनल टॉक कर सकते हो आप, 1 to 1 पूछ सकते हो। अपने बच्चे को सामने खड़ा किया और आप बात कर रहे हो बच्चे से, मतलब इंटरव्यू ले सकते हो। देन ऑब्जर्वेशन स्केल, आप कुछ दिनों के लिए बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हो और देन स्केलिंग कर सकते हो। इसके बाद चेकलिस्ट होती है यस और नो में, यस और नो। तो आपको ऐसे टिक कर देना है कि द स्टूडेंट इज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने टिक कर दिया यस, इफ नॉट तो नो। ठीक है, ऐसे चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। देन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मतलब है सबसे पहले आपकी जो एनालिसिस होनी चाहिए वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि आप अच्छे से ढूंढ रहे हो कि क्या रीजन थे, कैसे हुआ, क्या रीजन है, क्यों बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम आई, मुझे सॉल्व कैसे करना है, मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, तो मुझे ढंग से एनालिसिस करनी है। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब जैसे आप ग्राफ बना सकते हो, आप टेबल फॉर्मेट बना सकते हो कि मैं एक टेबल बना रही हूँ जिसमें मान लो एक बच्चा है सूरज, उसका डाटा लिख दिया, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में मार्क्स हैं, साइंस में मार्क इतने हैं, एसएसटी में इतने हैं। तो ये सारी जो टेबुलर फॉर्म है, सारे टेबुलर द ग्राफिकल फॉर्म, ये स्टैटिस्टिकल डाटा कहलाता है। और ये बनाया क्यों जाता है, हमारी प्रॉब्लम को प्रिसीजन तक दिखाने के लिए कि ये मेरी प्रॉब्लम बहुत प्रिसाइज है और क्लियरिटी दिखाने के लिए। देन सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी नोट डाउन कर सकते हो कि बच्चे ने पहले ऐसा काम किया, अब ऐसा कर रहा है, अब ये कर रहा है। और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है, मान लो मैंने बच्चे की दिनचर्या देख ली है पूरी की डेली रूटीन क्या है बच्चे का, कि 6 बजे उठता है, ठीक है, 8 बजे स्कूल आता है, 8 से 2 बजे तक स्कूल रहता है, फिर मैंने देखा कि पूरे दिन गेम्स खेलता है। मैंने उससे उसकी जब डेली रूटीन पूछा उसका, तो पूरे दिन गेम खेलता रहता है और रात को क्या हो जाता है 9 बजे सो जाता है बच्चा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मुझे पता चला कि उसकी तो लर्निंग की हैबिट है ही नहीं। वो जस्ट स्कूल में उसे जैसे भी प्रेशराइज करके भेज दिया जाता है, बट ही इज नॉट एबल टू लर्न इटसेल्फ। तो कर ही नहीं रहा है, बट वो कर ही नहीं रहा है। देन उसका स्केड्यूल देखना है। उसका स्केड्यूल देखने का मतलब उसका पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो आपको नोटिफाई कर लेनी है। देन आता है रिपोर्टिंग रिजल्ट। अब आपको आपने सारी चीजें कर ली हैं, तो आप ड्राइव्ड रिजल्ट तक पहुंचोगे कि मैंने ये सब करने के बाद मुझे ये ड्राइव रिजल्ट मिले हैं। यहाँ पे आपको रेमेडियल स्टेप लिख देने हैं कि यू हैव जस्ट टू राइट डाउन
कि ये रिमेडियल स्टेप हो सकते हैं, सजेशंस दे सकते हो, पेरेंट्स को दे सकते हो, किसी और को दे सकते हो। देन है रिक्वायर्ड एक्शंस, अब आपको कोई एक्शंस प्रोवाइड करने हैं कि यहां से मुझे डाटा मिल गया, सारी चीजें मिल गई, यहाँ पे मैं सॉल्विंग चीजें कर रही हूँ। इसके बाद रेमेडियल एक्शन, अब वहां पे आपने नोटिफाई कर दिया था कि क्या मेरे रेमेडियल एक्शन करेंगे, यहाँ पे मैं उनका स्टेप आउट कर लूंगी, उन्हें ले लूंगी, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम के लिए जो भी मेरे रिक्वायर्ड रहेंगे मैं वो स्टेप्स परफॉर्म कर लूंगी। क्लियर? आया आपको पूरा प्रोसीजर समझ कि आइडेंटिफाई करना है, बैकग्राउंड जानना है, रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, प्रेडिक्शन करना है, डाटा कलेक्शन करनी है, डाटा एनालिसिस करनी है, देन आपको आपका रिजल्ट देना है, फिर उसके बाद रेमेडियल स्टेप लेने हैं। क्लियर है? अब आती है रिटन, मतलब आपको लिखनी कैसे। मैंने कहा ना कि आपको लिखनी भी है, जब आप एससीपी के दौरान जाओगे तो आपको लिखनी भी है। देन इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस करोगे, देन उसकी बैकग्राउंड बताओगे। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि आपको पता है। बैकग्राउंड बताओगे अपनी स्टडी का, मतलब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे ही आपको आपका प्रॉब्लम डिफाइन कर देना है। क्लियर है? इसके बाद है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप अपने उद्देश्य बनाओगे छोटे छोटे कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मेरे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आफ्टर टेकिंग द एक्शन रिसर्च माय स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न द टॉपिक इफेक्टिवली, मतलब कोई टॉपिक नहीं लर्न कर रहा है तो वो टॉपिक उसे अच्छे से समझ आ जाएगा। बीइंग अ मैथ्स टीचर कि यहाँ मेरे सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, वो पहले ही अपना ना दिमाग सेट करके चलते हैं कि मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो हमें आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद आती है सैम्पलिंग। आपने जो सैंपल बनाया है अपना, जो भी डाटा के जो भी बच्चा लिया है आपने, स्टूडेंट्स लिए हैं, जैसे भी मतलब सैंपल जैसे भी आपने लिया है, फिर डाटा कलेक्ट किया है उसके लिए, देन डाटा को एनालाइज किया है, रिजल्ट और फाइंडिंग आपने दे दी है, देन डिस्कशन और इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे आप अदर टीचर से बात भी कर सकते हो कि मैंने ये किया, तो उन्हें भी एक फॉर्मेट मिल जाएगा कि कैसे काम करना है, और आप देन उसकी इम्प्लीकेशंस दे सकते हो, आप बच्चे के ऊपर वो चीजें एप्लीकेबल कर सकते हो। इसके बाद आपको कंक्लूजन प्रोवाइड करने हैं। ये मैं स्टेप्स बता रही हूँ, जैसे आपको आपकी रिसर्च एक्शन रिसर्च लिखनी है आपकी फाइल के अंदर, देन आपको रेफरेंसेस देने हैं कि आपको कहाँ कहाँ से ये चीजें आपने सर्च किया, आपने गूगल किया, क्रोम किया, आपके टीचर ने हेल्प की, एनसीईआरटी की बुक की हेल्प ली, या कोई आपकी जैसे करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन में है तो उसमें से आपने हेल्प ली, तो आपको रेफरेंसेस डाल देने कि कहाँ से आपने किया। देन अपेंडिसेस क्या होते हैं, आपके जो भी रिसर्च क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे क्वेश्चंस एज अ फॉर्मेट क्वेश्चनियर हमारा अपेंडिसेस हो जाएगा। क्लियर? देन एक्शन रिसर्च के क्या फायदे हैं, हमारी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम साइंटिफिकली सॉल्व हो रही है ना, हम एक सेम स्टेप ले रहे हैं और सभी वो सेम स्टेप ले रहे हैं, तो हमारी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो रही है। और ऐसे स्टेप्स उठाने से एक फायदा और हो रहा है कि आपके सामने ऐसी कोई चीजें नहीं बचती जिसपे आपने ध्यान ना दिया हो। जब टीचर एक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा क्लास में, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो वो एक अच्छा टीचर कहलाएगा। इमेज अच्छी बिल्डअप हो जाएगी कि देखो कभी से एक बच्चा था जो पढ़ नहीं रहा था, मतलब 2 महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे, सब टीचर्स ने बहुत कोशिश की उसे सॉल्व आउट करने के लिए, बस ऐसा नहीं हुआ। बट जो स्पेसिफिक टीचर था जिसने एक्शन रिसर्च परफॉर्म की, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो जो वो टीचर है उसकी इमेज भी बिल्डअप हो जाएगी। यस, दैट और दैट टीचर हैज द एबिलिटीज टू सॉल्व, मतलब उसके पास इतना कैलिबर है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया। अगर एक बच्चा है वो हमेशा से डल रहा है, उसने कभी पढ़ाई नहीं की और एकदम से वो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो और उसका लर्निंग में ध्यान चला जाता है, तो उसका मोरल भी बूस्ट हो जाएगा कि हाँ मैं भी एक अच्छा बच्चा बन सकता हूँ। कमिटमेंट इंप्रूव हो जाएगी, मतलब जब एक टीचर की कमिटमेंट जरूर होती है कि वो अपने क्लास के हर एक बच्चे को पढ़ाएगा अच्छे से और इफेक्टिवली पढ़ाएगा, जो कम्युनिटी में जाके कहीं ना कहीं बच्चा उसे यूज कर लेगा। देन पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, जब स्कूल में इतनी सारी प्रॉब्लम होते हुए भी आप उस प्रॉब्लम को साथ साथ सॉर्ट आउट कर लोगे, तो ये फायदा होगा कि स्कूल की इमेज भी बिल्डअप होगी और स्कूल का जो क्लाइमेट है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत कंडसिव हो जाएगा और इजीली बच्चे उसमें लर्न कर पाएंगे। इसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब है आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, आपके सामने स्टूडेंट आ गया है जिसने कोई भी मिसबिहेव किया है या जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, डाटा एनालाइज कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अदर टीचर से बात कर रहे हो, देन इट विल कॉस्ट योर टीचिंग टाइम।
ये सारे आपके टीचिंग टाइम को कोस्ट करेंगे। आई नो कि एज अ टीचर हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम होता है इन एक्स्ट्रा वर्क को परफॉर्म करने के लिए। मनी वाइज भी हो सकता है कि आप कोई डाटा बना रहे हो, आप मैंने कहा स्टैटिस्टिकल टूल बनाना है, आपको पेरेंट्स से कॉल करनी है, तो इन सारी चीजों में हो सकता है कि आपका एक्सपेंस भी हो जाए। ये भी देखो फाइंडिंग जो है जनरलाइजेबल नहीं है, एक्शन रिसर्च की फाइंडिंग जनरलाइजेबल नहीं होती। मान लो मैंने कहा कि मेरी क्लास में बच्चा नेल बाइटिंग करता है, मैंने अपनी एक्शन रिसर्च परफॉर्म की और मेरी क्लास में उस बच्चे ने नेल बाइटिंग करना छोड़ दिया है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उसने एसएसटी की क्लास में नेल बाइटिंग करना छोड़ दिया है? हो सकता है कि उन टीचर से मेरे बारे में वो जानता है, मुझे जानता है, उसने देखा है कि मैम नोटिफाई करते हैं, नोटिस करती हैं, तो मुझे ये चीजें नहीं करनी है, बट वो उस टीचर के रिगार्डिंग कुछ नहीं जानता और वो देखता है कि टीचर इतना ध्यान मुझ पर नहीं दे रहा, तो मैं इस प्रॉब्लम को जनरलाइज नहीं कर सकती कि अगर मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो वो बच्चा इन फ्यूचर कभी रिपीट ही नहीं करेगा। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द कॉस्ट ऑफ क्लासरूम, मैंने ये बताया आपको कि ये सारे काम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हुए ही लेने होंगे या फिर आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर के दौरान ही लोगे। वैलिडिटी चैलेंज, वैलिडिटी मैं वही कह रही थी अभी फ्यूचर में, मान लो एक बच्चे ने आज वो हैबिट छोड़ दी है पर वो क्लास 6th में गया है, अभी वो 5th में था, उसने फिर वही चीजें शुरू कर दिया, तो वैलिडिटी कैन बी चैलेंज। आप ये नहीं कर सकते आपने एक बार प्रॉब्लम सॉल्व की और वो हमेशा के लिए सॉल्व हो गई है। देन रिसर्च एक्सपीरियंसेस, लैक ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, मतलब जो हमारे टीचर्स होते हैं, आपसे ये चीजें क्यों कराई जा रही हैं? आपसे ये चीजें इसीलिए कराई जा रही हैं कि आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने क्लासरूम कल्चर को इनहेंस कर दो। पर ऐसा भी हो सकता है किसी ने रिसर्च के बारे में सुना ही ना हो, एक्शन रिसर्च के बारे में। हमारे जो ऑलरेडी वर्किंग टीचर्स हैं, अगर उन्हें इन सर्विस सेमिनार्स ना दिए जाए तो उन्हें ये चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी का पता भी ना चले, मतलब एडवांस पेडागोजी का। देन कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग एंड रिसर्चिंग, अब ये भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि मैं टीचर हूँ या रिसर्चर हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं ये रिसर्च क्यों कर रहा हूँ, मतलब इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रोल ऑफ अ टीचर। क्लियर? सो एक्शन रिसर्च आपको पूरी क्लियर हो गई है। टॉपिक इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि हमारे सामने एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है और उसके साथ उसका कोई फैमिली मेंबर है जो उसे हॉस्पिटल लेके आया है। डॉक्टर के पास हम क्यों लेके जाते हैं कि डॉक्टर जो है मेन प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सके। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक वेरी मच रिजेंबल विद द डायग्नोस ऑफ अ डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर फाइंड करता है कि आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही एज अ टीचर हम फाइंड करते हैं कि अगर बच्चे को किसी काइंड ऑफ डिफिकल्टी सामने आ रही है तो क्यों आ रही है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट इज रिजेंबल विद द काइंड ऑफ टेस्ट विच अ डॉक्टर परफॉर्म, और यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर से रिप्लेस हो जाएगा टीचर और वहां पेशेंट से रिप्लेस हो जाएंगे हमारे स्टूडेंट्स। आफ्टर टीचिंग हम अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं बच्चों का, मतलब, और अचीवमेंट टेस्ट की भी अगर मैं छोड़ दूं तो हम बच्चों का रिकैप जरूर करके देखते हैं एज अ टीचर। आपने लेसन प्लान में पढ़ा भी होगा व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, जिसके अंदर आप रिकैप करके जरूर देखते थे बच्चों का, रिकैप करके जरूर देखते थे आप बच्चों का। तो रिकैप में भी आपको पता चल जाता है एज अ टीचर कि आप सक्सेस हुए हो या एज अ टीचर नहीं हुए हो, बच्चों को वो कंटेंट समझ आया है या फिर नहीं आया है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हमें क्या सजेस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको यही सजेशन मिलता है कि आपने जो भी कंटेंट अपने कक्ष में पढ़ाया है वो बच्चों को समझ आया है या नहीं आया है। चलो बाई चांस हम मान लेते हैं कि बच्चों को समझ नहीं आया, तो आपका क्या अगला स्टेप रहेगा, आपको बच्चों के प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है एज अ टीचर। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेमेडी। हम रेमेडी निकालते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, वीकनेस पता चल जाती है, और आपको जो भी असेसमेंट करनी है आप क्या कर लेते हो, एट अ टाइम आप अपनी असेसमेंट कर भी सकते हो। सो फिर इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है जिसके अंदर आप मेनली वीकनेस को रिमूव करने की कोशिश करते हो। बच्चे में इनअटेंशन है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है या कोई फिजिकल डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसे एक्शन रिसर्च में हमने कार्य किया था, एक्शन रिसर्च में हमने एक्शंस भी लिए थे, डायग्नोस्टिक टेस्ट में बस आप प्रॉब्लम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, और आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें रेमेडियल टेस्ट भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दोनों कोलैबोरेटिवली एक्शन रिसर्च की तरह कार्य करेंगे। सो मीनिंग की बात करूं तो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा इसीलिए डिजाइन किया गया है कि बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाए, और मेनली तो वीकनेसेस, स्ट्रेंथ पे तो हमें कोई कार्य करने की जरूरत ही नहीं है। वी जस्ट हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव दैट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑल
आर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के फेलियर को या उनके वीकनेसेस को जानने की जरूरत है और उनका ये भी देखना है कि जो भी आप चीजें कर रहे हो या बच्चों से जो ऑब्जर्व करना चाहते हो, बच्चों से की एक्सपेक्टेशन क्या है आफ्टर टीचिंग, कि आपने बहुत इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ाया बट उसके बाद भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करना ही डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक अप्लाइड कहाँ होती है, जहां पे एम्बिग्विटी है, आप यू आर फीलिंग अ फियर और किसी डेंजर में हो, तब आपको डायग्नोस करने की जरूरत पड़ती है। जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम तभी जाते हो, रेगुलर चेकअप्स आर ऑल्सो देयर। तो आप ये मत सोचना कि मैम आपको नहीं पता, रेगुलर चेकअप्स पे भी जाते हैं, आई नो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप तब जाते हो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टमक पेन हो गया, हेडेक हो गया, और भी देर आर लॉट ऑफ रीजंस। बट उसके लिए क्या है, आपको पहले डॉक्टर को डायग्नोस करना पड़ेगा कि डॉक्टर जो है उस रीजन तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं पा रहा है, कि आपको वो एक्टिंग हो किस लिए रही है। तो ऐसे ही बच्चों की गलतियों को, फेलियर को रिमूव करना या उनको ढूंढना कि क्या रीजन है उसके पीछे का, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट हेल्प टू फाइंड आउट द वीकनेस एंड डेफिशिएंसी, बच्चों की वीकनेस और डेफिशिएंसी को फाइंड करता है। एम्फसाइज करता है आपकी लर्निंग और टीचिंग के मेन पॉइंट क्या थे, एंड अडॉप्ट करता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव उद्देश्य निर्धारित किए थे वो आपने फाइंड आउट किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद है क्वालिटी और क्वांटिटी, दोनों चीजें पता चलती है। मैं बात करूं क्वालिटी की तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना समझ आया, और क्वांटिटेटिवली मतलब ज्यादा ये क्वांटिटेटिव नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। हम यहाँ पे नंबर नहीं देना चाहते हैं बच्चे को, हम चाहते हैं कि बच्चे को असेस कर पाए। सो इट इज इफेक्टिवली, तो सो सॉरी फॉर दैट कि ये क्वालिटेटिव ही होता है, नॉट क्वांटिटेटिव। इट इज एन इफेक्टिव टूल, टीचर्स के सामने एक इफेक्टिव टूल है जिससे आप डायग्नोस करने के बाद रेमेडियल टीचिंग दे दोगे तो आप बच्चे की समस्या का समाधान जड़ से कर सकते हो। और इसके बाद ट्यूटोरियल ग्रुप, पुअर स्टूडेंट है उनके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो कि यू कैन एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ दैट चाइल्ड। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट नो स्कोर इज मेड फॉर द करेक्ट आंसर ओनली। डायग्नोस्टिक टेस्ट सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया गया है कि आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओ, इसलिए भी बनाया गया है कि आप उस प्रॉब्लम का, उस रॉन्ग आंसर का कॉज ढूंढ पाओ कि कार्य क्या था। नेक्स्ट आते हैं फंक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, फर्स्ट फंक्शन इज क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट विद डिफरेंट एप्टीट्यूड में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। पहले आप क्लासिफाई करोगे, वर्गीकरण करोगे कि किस एप्टीट्यूड पे आपको बच्चों को असेस करना है। स्टूडेंट फॉर वेरियस वोकेशन, जो अलग अलग वोकेशन से हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। इंटेलेक्चुअल लेवल बच्चों का पता चलेगा और वैरायटी पता चलेगी कि बच्चों को कितने एक्सटेंट तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका कार्य है, असेसमेंट फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज। एबनॉर्मेलिटी कि बच्चे को किसी प्रकार की असामान्यता है, हम सिर्फ उसको लिए कर रहे हैं। दूसरा है लेवल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहाँ पे एकेडमिक आप बहुत अच्छे जा रहे हो पर बच्चे की कोई पर्सनल रीजन है, स्पेसिफिक वन, जिसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पा रहा है। थर्ड आता है हमारा रेमेडियन। रेमेडियन का मतलब यहाँ पे आप एक स्पेशल एफर्ट करोगे कि यू आर गोइंग टू रिमूव दैट प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम को एक्चुअली खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो रेमेडियल स्टेप में क्या करेंगे, आप वीकनेसेस को फाइंड कर लोगे और वीकनेसेस को फाइंड करने के लिए ऐसा डाटा कलेक्ट करोगे, अरेंज करोगे कि जिनसे आप उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंच पाए। जैसे एक पेशेंट की क्लिनिकल ट्रीटमेंट होती है, उसे दवाइयां दी जाती है, ऐसे ही हमें बच्चों को रेमेडी प्रोवाइड करनी है कि बच्चे अपनी समस्या से छुटकारा पा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट के प्रकार। तो जो निदानात्मक हमारे परीक्षण है, निदान का मतलब ये होता है किसी चीज से रिमूव करना, किसी चीज को हटा देना। प्रकार क्या है, फर्स्ट है हमारा एजुकेशनल। एजुकेशनल किसके लिए है, क्लास में, ग्रेड में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टोटली इट इज रिलेटेड विद योर एकेडमिक, कि आपकी पढ़ाई से, शिक्षा से संबंधित है। दूसरा होता है हमारे डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में आपको सबको ही पता है आई थिंक कि हमें डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर हमें डायग्नोस करता है, दैट वन इज क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो फर्स्ट वन इज द एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द सेकंड वन इज द क्लिनिकल, जिसके अंदर आप एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन डॉक्टर के पास जाते हो और उनसे वो प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेथड ऑफ डायग्नोसिस। किस चीज से कर सकते हो, सबसे पहले आप एज अ टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व इन द टर्म, बहुत सारी चीजें हमें तभी समझ आ जाती हैं जब हम बच्चों को समझ कर रहे होते हैं। तो डायग्नोस्टिक करने से पहले हमें प्रोग्नोस्टिक करना होता है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, किसी की समस्या को ढूंढना, मतलब किसी की कॉज को ढूंढने से पहले समस्या को ढूंढना कि समस्या क्या है, तो प्रोग्नोस्टिक करना है। प्रोग्नोस्टिक का मतलब पूर्व अनुमान लगा लेना है। देन इसके बाद अपनी क्लास अपने स्टूडेंट के साथ एडमिनिस्टर करने की कोशिश करनी, मतलब कुछ कार्य दे दो, उसके बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड देयर आर सब्जेक्टिव मेथड आल्सो, कि हम बच्चे के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं व्हेन वी आर
ऑब्जर्विंग, जब हम अवलोकन कर रहे हैं। दूसरा है टेस्टिंग मेथड, क्लिनिकल टेस्ट ऑल्सो देयर, साइकोलॉजिकल जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह आ जाएंगे, इंटेलिजेंट इन्वेंटरी आ जाएंगी। एजुकेशनल मेथड, एजुकेशनल में सिंपल आप ओरल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, रिटन क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। सो टीचर्स को अपनी स्किल के अकॉर्डिंग और बच्चे की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसकी रेमेडी को फाइंड करने के लिए, उसके कॉज को फाइंड आउट करने के लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। देन आते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब देखो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप डिफिकल्टी ऑर्डर, पहले आपने प्रॉब्लम, प्रोग्नोस्टिक में आपने प्रॉब्लम तो खोज ली है, पहला स्टेप ये भी बोल सकते हो आप कि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। सेकंड, कितनी डिफिकल्टी है उस प्रॉब्लम की वजह से। डिसाइडिंग टाइप ऑफ आइटम कि आप अपने टूल्स क्या क्या यूज करोगे। फिर आप उन टेस्ट आइटम को, मान लो आपने टूल लगा भी दिए, आपने एक टेस्ट बना लिया या फिर कुछ अपनी रेमेडी बच्चों को दे दी, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उन आइटम्स में मॉडिफिकेशन कैसे करोगे, फाइनल ड्राफ्ट कैसे बनाओगे। उसके बाद आपको मैनुअल वर्क भी करना है, मतलब आपको कुछ वर्क फंक्शनिंग भी करनी होगी। एंड देन वी हैव टू सजेस्ट द रेमेडियल वन। ठीक है, उसके बाद आप उपचार करोगे बच्चों का। नेक्स्ट हमारा यूसेज ऑफ रिजल्ट टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हमारे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उनका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल गया डायग्नोस्टिक टेस्ट हम किसी प्रॉब्लम को रिवील करने के लिए करते हैं और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हम बच्चे की स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए और बच्चे की वीकनेसेस को जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं कि अगर बच्चे को कोई वीक पॉइंट या फेलियर है तो हम उसे रिमूव कर पाए। रीजंस, बच्चे का अगर फेलियर है तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है, बच्चे के फेलियर के पीछे रीजंस क्या क्या है, उनके बारे में पता करने के लिए भी हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेकिंग द रिमेडियल, क्योंकि हमें जब प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी तो हम रेमेडी कैसे करेंगे, तो उपचार करने से पहले आपको बीमारी का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्प्रूविंग द करिकुलम, हमारे जो पाठ्यचर्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार टीचर की गलती हो या स्टूडेंट की गलती हो सकता है कि आपका कंटेंट ही ऐसा हो कि बच्चे की समझ ही ना आए। मान लो अभी मैं साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 4th को पढ़ाने लग जाऊं तो वी ऑल नो कि बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होगी समझने में। तो हो सकता है कि करिकुलम में भी कोई ऐसी चीजें जो बच्चे को समझ ना आ रही हो। सो ये हमारे यूसेज थे किसके, डायग्नोस्टिक टेस्ट के। तो बाय डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी यूनिट 5 जिसके अंदर हमने क्या क्या जाना है। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को जाना कि हमारा सीसी क्या होता है। इसके बाद मैंने आपको अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बताई हैं जिसके अंदर मैंने आपको टेस्ट वगैरह के बारे में बताया है। देन मैंने आपको ब्लूप्रिंट एंड अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बताया है। एंड एट लास्ट मैंने आपको एक्शन रिसर्च डिस्कस की है कि एक्शन रिसर्च क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप फिर भी कमेंट डाउन करके मुझसे पूछ सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई। और अगर आपको मेरी चीजें, बताई गई चीजें कुछ भी ऐसी है जो समझ आ रही हैं या आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या आपको आपकी इनसे हेल्प हो रही है तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इट विल ऑल्सो बूस्ट मी अप टू रिकॉर्ड मोर एंड मोर वीडियो फॉर यू बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉस्ट माई टाइम। बिकॉज बेटा पीपीटी बनाने से रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग करना और अपलोड तक का बहुत समय लग जाता है और उसके बाद मुझे पढ़ना भी होता है कि मुझे आज कराना क्या। यस, वर्चुअल स्टूडेंट से मिलके। सो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। And keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Don't forget to like and share and also don't forget to comment on this video. Bye bye, take care.